मुझे बहुत जल्दी ये पता लग गया कि मेरी आइडेंटिटी ज़ीरो है। तो मैंने सोचा कि एजुकेशन सबसे सस्ता काम, जिससे आप अपनी आइडेंटिटी बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहली क्लास से 16वीं क्लास तक, मतलब मास्टर्स डिग्री तक, मैं कभी सेकंड ही नहीं आया। तो मुझे सेकंड होने का एक्सपीरियंस ही नहीं। अब मुझसे कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होता। मैं सेकंड तो कहीं रह ही नहीं सकता। अब मुझे कहीं भी डाल दो, मैं सेकंड नहीं हो सकता। या कुछ ऐसा लगता है शायद कुछ जीवन का ऐसा पहलू था जो शायद मैं फर्स्ट नहीं आता तो सीख पाता, शायद फर्स्ट आके मैंने मिस किया। मेरे को कितना फेवर तो किया नहीं। फेवर मांगने की जरूरत क्या है? आपसे मेहनत नहीं होती क्या कि कुछ यूनिवर्सिटीज को हम रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाएंगे? तो वो तो बननी ही है, क्योंकि आपके सारे बच्चे इंटेलिजेंट है नहीं, गधे गधे पैदा कर दिए आपने सारे। दीज आर द साइन ऑफ सिकनेस ऑफ ए सोसाइटी फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। अब पुलिस क्यों ज्यादा चाहते हैं? इसका मतलब क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वैल्यू सिस्टम इज नॉट देयर इन द एजुकेशन। वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, और उसके नाम से धंधा चल रहा है हमारा। कोई जज बन रहा है, कुछ एडवोकेट बन रहा है, कुछ पुलिस में आईपीएस बन रहे हैं। इनकी जरूरत क्या है सोसाइटी के लिए? और आप कह रहे हो कि मैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे बड़ी बड़ी सेमिनार कर रहा हूँ। उस सेमिनार में आपने कितना पोल्यूशन क्रिएट कर दिया होगा। लेकिन चूंकि सिंस वी एंजॉय ऑल फ्रॉड्स, देयरफॉर वी आर डूइंग इट। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? इस पूरी यूनिवर्सिटी में मैं यदि किसी को रेस्पेक्ट करता हूँ, डॉक्टर पीसी जैन को करता हूँ। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट है? इससे बड़ा आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए? पब्लिकली कह रहे हैं सबके सामने। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, हमारे इस चरण पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम जिस रास्ते जाने वाले हैं, जिन शख्सियत के साथ जाने वाले हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले, उनका नाम बताने से पहले, मैं उनके बारे में हमारी जो सिग्नेचर स्टाइल है उसमें कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। मैं हर्षवर्धन चौहान, और मेरे साथ मेरे सहायक और मेरे मित्र अमन उप्पल, और मैं भारत हूँ पॉडकास्ट से आपके साथ हैं। और आइए मिलते हैं ऐसी शख्सियत से जिनको कोशिश करेंगे कि शायद इन पंक्तियों में समझें, और फिर जानते हैं कि कौन है। कभी कभी अपने व्यक्तित्व से नहीं, अपने मूल्यों से पहचाना जाता है आदमी। आज हमारे बीच ऐसे ही एक गुरु, एक विचारधारा और एक युग की उपस्थिति है, जिन्होंने शिक्षा को केवल किताबों में सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जीवन की एक शैली भी बनाया है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्राचार्य, हजारों छात्रों के जीवन को दिशा देने वाले, और कोइंसिडेंटली मेरे पिताश्री के समय के सहयोगी प्रोफेसर पीसी जैन साहब, न केवल अर्थशास्त्र आपने पढ़ाया, बल्कि अर्थ का वास्तव में अर्थ भी समझाया। आज का ये संवाद मेरे लिए और हम सभी के लिए एक व्यक्तिगत संवाद भी है, क्योंकि जब कोई शिक्षक सिर्फ संस्थान नहीं बल्कि एक संस्कृति का वाहक बन जाए, तो उनसे मिलने का हर पल एक आशीर्वाद होता है। तो हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, थैंक यू। उस गुरु का जिनकी चुप्पी भी शिक्षा है और जिनकी उपस्थिति स्वयं में एक प्रेरणा है। बहुत बहुत नमस्कार, और आपका मैं भारत हूं पे स्वागत है पीसी जैन साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। नो, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। हमने आज हम पे दुर्गा माँ की कृपा चल रही है। हमारी शुरुआत भी बड़ी कमाल हुई, और आज हम आपके साथ जब जुड़े हैं दिन के इस प्रहर में, तो हमें वो जो चाहिए था आशीर्वाद वो भी मिल ही गया। थैंक यू। तो जैन साहब, मैं भारत हूं जो है वो एक ऐसा मंच है जिसमें हम मानते हैं कि भारत ने उन सभी लोगों के बारे में सुना है जिसको मीडिया, अखबार, सभी प्रचारक या दूसरे माध्यम जिनकी कहानियां बोलते हैं और जो हमें सुनाई देती है। पर हम दिल से मानते हैं कि भारत की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं
और बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तो इस मंच के माध्यम से दोनों ही हमारे प्रयास रहेंगे बिल्कुल। और आपका जीवन काफ़ी विशालकाय रहा और हर तरीके से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, डाइवर्सिटी के हिसाब से, उतार चढ़ाव के हिसाब से, भावों के हिसाब से, तो कोशिश करेंगे उसी में गोते खाएं। मैं और थोड़ा सा इसके साथ हाँ अमन। नहीं, मैं सर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। सर 10 साल पहले, 11 साल पहले रिटायर हुए SRTC से, और करीब 40-41 साल 43 years. 43 years, you've been associated with 1971 to almost 2014। Okay. जिसमें वो प्रिंसिपल भी रहे। जी 9 years प्रिंसिपल। और आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है सर, आई एम एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। ओके। तो मैं आपसे इकोनॉमिक्स की भी टिप्स लूंगा, क्योंकि बातें करेंगे हम उसकी भी, और हम एजुकेशन की भी बातें करेंगे। हम आपके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे, नर्चरिंग के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में। थैंक यू, जीवन थैंक में यू। आएंगे। आप पता नहीं। अपने शब्दों में बताइए अपना जीवन, इन्फ्लुएंसेस। और एक जर्नी पे चलते हैं हाँ हाँ, और जर्नी का एक समय तय करते हैं, शुरुआती। ठीक है। शुरुआती 71 से पहले, टिल 71 मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट लेड यू टू डिसाइड एजुकेशन एज हमें उन जैन साहब से मिलवाइए हम्म, जो एक 17-18 साल के एक युवक थे। मैं चाहता हूं कि आप हमें ले चलें उनके पास, कि उस युवक के मन में क्या भावनाएं थीं, क्या महत्वाकांक्षाएं थीं, क्या दिल में बोझ था, क्या कंधों पे बोझ था, क्या सपने थे। वो कौन है, वो कौन था 17-18 साल का पीसी जैन। उन्हें उसके पास जिन भी रंगों में आप ले जाना चाहें हमें ले चलिए। बहुत सिंपल है। आपको पता है कि मैं एक गांव से पैदा हुआ बच्चा हूँ, एक छोटे से गांव से गांव का बच्चा हूँ। मुझे बहुत जल्दी ये पता लग गया बचपन में कि मेरी आइडेंटिटी ज़ीरो है मेरे परिवार के तौर पर। चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों, चाहे मेरे गांव वाले हों, चाहे इधर उधर के लोग हों। तो मेरा पता नहीं, शुरू से ही क्वेश्चन पैदा हो गया दिमाग में कि मेरी आइडेंटिटी क्या हो, मेरी पहचान क्या हो। तो मैंने रास्ते ढूंढे। साधन ज़्यादा है नहीं, सपोर्ट ज़्यादा है नहीं, जानकारियाँ उस ज़माने में कुछ होती नहीं थी। तो मैंने सोचा कि एजुकेशन सबसे सस्ता काम है, जिससे आप अपनी आइडेंटिटी बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से। 4 पैसे भी नहीं लगते, जिसमें तो एडमिशन हो जाता है गांव में। और पढ़ाई कितनी आप कर सकते हैं, इस पर कोई अपर लिमिट नहीं, इस पर कोई टैक्स भी नहीं है। टैक्स फ्री चीज़ है, जितना पढ़ो उतना आपकी चॉइस। तो मैंने एक मन बना लिया कि मुझे एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि मेरे पास और तो कुछ है नहीं, पढ़ सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो मैंने ये चुना और मैंने एक कसम खा ली शुरू से ही कि मुझे हर क्लास में फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। अब पूरे 16 साल, पहली क्लास से 16वीं क्लास तक, मतलब मास्टर्स डिग्री तक, मैं कभी सेकंड ही नहीं आया। तो मुझे सेकंड होने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। इसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं लाडला हो गया गांव में, क्योंकि मैं पहले फर्स्ट आया, तो नेचुरली गांव में पता लग ही जाता है सबको। तो एक मेरी आइडेंटिटी बन गई, एक रिस्पेक्ट बन गया, एक मैं इंस्पिरेशन हो गया लोगों के लिए, एक मैं मोटिवेशन, लोग मुझे कोट करने लग गए। फिर मैं चौथी पाँचवीं के बाद जब मेरा गांव की एजुकेशन ख़त्म हो गई, तो मेरे गांव के पास का 7-8 किलोमीटर स्कूल था, प्राइम मिडिल स्कूल, में वहाँ जाने लग गया। वहाँ भी मैंने वही मोड अपनाया। वहाँ 7-8 गांव के बच्चे आते थे, हम वहाँ भी फर्स्ट हो गए, है ना। फिर मैं कोटा आ गया डिस्ट्रिक्ट पर 9, 10th, 11th के लिए, और वहाँ मैंने पढ़ाई की। वहाँ मैं फिर फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो। फिर मैं कॉलेज में आ गया, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में, तो वहाँ भी मैं फर्स्ट। फिर मैं वहाँ चूँकि M.Com नहीं था, इसलिए मैं जयपुर आ गया, मैंने M.Com कर लिया, वहाँ भी मैं टॉप हो गया। तो मैंने सब चीज़ें भूल गया। मुझे सिर्फ एक ही फोकस रहता था, मुझे टॉप होना है क्लास में, मुझे अपने बोर्ड में टॉप होना है, मुझे क्लास में। तो ये मेरा पहला शुरुआत की ज़िंदगी है 15-20 साल की। शायद यही एक कारण था कि मैं श्री राम कॉलेज में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। पहला अपॉइंटमेंट था, वहीं ज्वाइन किया, वहीं रिटायर हो गया। और जिसकी सेकंड पोजीशन थी
एमकॉम में मेरे साथ, उस रात वो भी इंटरव्यू देने आया था, उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। आज तक मैं उस आदमी से नहीं मिला हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी ये रहा कि जिस रास्ते से मैं निकला हूँ, उस रास्ते में कभी गया ही नहीं। आज तक मैं अपने प्राइमरी स्कूल में नहीं पहुँचा, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में नहीं घुसा, हायर सेकेंडरी स्कूल जहाँ से मैंने किया उसमें कभी घुसा ही नहीं, कॉलेज में भी कभी गया नहीं। कॉमर्स कॉलेज मैंने जयपुर से किया, उस कॉलेज में कभी एंट्री नहीं किया 71 के बाद। तो जो छोड़ दिया वो मैंने छोड़ दिया, जो नहीं छोड़ा उसमें मेरा पूरा फोकस। और एसआरसीसी में आने के बाद तो मुझे मैं चूँकि यहाँ का स्टूडेंट नहीं, यहाँ की मेरी कोई कमिटमेंट नहीं, यहाँ मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं, एसआरसीसी से मुझे कौन पूछेगा, एक गांव का आदमी आ गया। लेकिन मैंने तो समझ ही लिया था कि मुझे तो फिर टॉप करना ही है, क्योंकि वो तो मेरे एक ब्लड में ही हो गया, वो तो मेरे एक डीएनए में ही हो गया। तो मैंने सारी दुनिया छोड़ कर, और 18 साल तक मैंने कुछ नहीं मांगा किसी से, चुपचाप अपना काम करता रहा। एक दिन प्रिंसिपल मुझे पार्क में मिले, और चूंकि मुझे फर्स्ट नाम से बुलाते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम अब थोड़ी कॉर्पोरेट लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओ एसआरसीसी के में। तो मैंने कहा सर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो 89 में मुझे पहली बार यूएस भेजा, मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया यूएसए में, और उसके आने के बाद बस फिर मैं वार्डन, बर्सर, वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऐसे करते करते प्रिंसिपल ही बन गया 2005 में। तो ये मेरा एक बिगिनिंग है। अब मुझसे कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होता, मैं सेकंड तो कहीं रह ही नहीं सकता। अब मुझे कहीं भी डाल दो, मैं सेकंड नहीं हो सकता। ये पता नहीं मेरे में एक ऐसा कन्विक्शन सा पैदा हो गया कि हर एक के पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मेरे में क्या कमी है कि मैं सेकंड हूँ। तो मुझे आप कहीं डाल दो, मैंने और भी काम पिकअप किया आफ्टर रिटायरमेंट, वहाँ भी आई एम स्टूड फर्स्ट इन माय ओन वे। तो मेरी आइडेंटिटी सिर्फ ये है कि आप मुझे कहीं भी डाल दो, मैं अपनी आइडेंटिटी बना लूँगा। अब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ लोग एस्पायर करते हैं, लेकिन मैं कोई एस्पायर नहीं करता, वो मेरी एक सोच का ही पार्ट। तो ये मेरा करियर है, और मैं भी खुश हूँ, और बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है कौन कितना खुश है। लेकिन यदि मैं खुश हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट उस लेवल पर पहुँचे। तो मैं प्रयास करता हूँ, हर बच्चे से जुड़ता हूँ, हर एक बच्चे के साथ घूमता हूँ फिरता हूँ, इनफॉर्मली बात करता हूँ, मिलता हूँ, टाइम पास करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। और सारा एजेंडा जो मेरा है एजुकेशन का, वो उनके हिसाब से तय करता हूँ। मैं, मेरे लिए कोई चेयरमैन नहीं होता, मेरे लिए कोई वाइस चांसलर नहीं होता, मेरे लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, मेरे लिए कोई यूजीसी नहीं होती, मेरे लिए कोई गवर्नमेंट नहीं होती। इन सब से फाइट करने की क्षमता मेरे में है, एंड आई फॉट लाइक एनीथिंग। वैसे मैं सच कहूँ तो मेरे को किसी ने कोई बैरियर भी नहीं बना दी कि मेरे को किसी ने रोका हो कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप वैसा क्यों कर रहे हो। मैंने जो चाहा वो किया, और हर बच्चे को के दिल में मैं पहुंचा, उसके इतना नज़दीक पहुंचा कि उसको लगा कि मैं ही उसका सब कुछ हूँ। हाँ, और उसका जो भी सपना था, जितना मैं हेल्प कर सकता था, जितनी मैं मदद कर सकता था, मैंने किया। और मैं एक चीज़ ये प्रूव करना चाहता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक बीज लगाओ 20,000 फल आते हैं, और वो पेड़ पत्थर मारने के बावजूद भी फल देता है। तो आप इतने हम्बल बनो, इतने सिंपल बनो। अच्छे काम करने वाले पत्थर पड़ते ही हैं, पिटाई होती है, गाली गलौज बदतमीजी होती है, होने दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप तो अपना काम करो, अपना धर्म है वो करिए। ये मैं अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में इस तरह की क्वालिटीज़ को इम्बाइब करने की कोशिश करता हूँ, बहुत पर्सनल लेवल पे, नॉट एज ए मोटिवेटर और इंस्पायर पर्सन और लेक्चर, नॉट दैट, बाय कंडक्ट। इस कहानी में मैं एक जगह थोड़ा सा वापस जाना चाहूँगा, जहाँ मैं अभी भी हूँ आपके जीवन में, और मैं उस 17-18 साल के युवक के साथ ही हूँ। अभी मैं वहाँ से आगे नहीं बढ़ा। मैं उससे भी पहले से एक कनेक्शन पूछ रहा था। हाँ, और हम थोड़ा पीछे भी जा सकते हैं। हाँ। हाँ, और मैं बता देता हूँ मेरे मन की दिशा क्या है। मैं उत्सुक हूँ ये जानने के लिए जैन साहब कि वो क्या प्रभाव है, क्या इन्फ्लुएंस है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, चाहे वो परिवार का हो, अपने ही माँ बाप का हो, अपने ही समाज का हो, या जैसे आपने कहा आपके अंदर की ड्राइव, द मैन हु नेवर केम सेकंड,
आ, वो क्या है जो इतनी कम उम्र में किसी एक युवक के अंदर ये लालसा जगाता है कि मैं कभी दूसरे पैदान पे तो नहीं आ सकता? क्या है वो? और वो आप शायद वहीं जाइए जहां मैंने आपको ले जाना चाहता है। Correct. क्या पता थोड़ा और पीछे जाने की जरूरत पड़े नहीं, नहीं, बचपन बिल्कुल में आपका कि वो कहाँ से वो पहली सीढ़ी या वो पहला सीड पहला बीज कहाँ अंतर्मन में आपके आया, जब ये शायद कहीं घर किया कि किस भावना, किस गुरु, किसी मेंटोर हमें वहां ले चले मेंटोर जहाँ नहीं, आता है। कुछ हाँ, नहीं, जैसा भी। सिंपल जैसे अपन फैमिली में सोशल फंक्शन होते हैं, मैरिजेस होती है, आना जाना होता है। तो जब मैं फैमिली के साथ जाता था, मतलब पेरेंट्स के साथ जाता था, उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, किसी घर में रखो तो साइड में सुला दिया इधर उधर, कोई नहाने धोने की कोई व्यवस्था नहीं। तो मैंने देखा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी। इसका कारण फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें कोई सोशल स्टेटस कह दो, फाइनेंशियल स्टेटस कह दो, इकोनॉमिक स्टेटस कह दो, ये तो मैं ख़त्म कर नहीं सकता। इसी उम्र में क्या करूँगा, चौथी पाँचवीं मतलब 4-5 साल का बच्चा क्या पूरी करेगा। मेरे बड़े ब्रदर भी हैं, मेरे 2 छोटे ब्रदर भी, सिस्टर भी है। मेरे बड़े ब्रदर ये सोच रहे थे कि यही ठीक है, लेकिन मेरा एक रिवोल्ट माइंड था कि ये ठीक नहीं है, आई कैन नॉट, मैं नहीं टॉलरेट कर सकता, लेकिन मैं फाइट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उस टाइम कोई साधन नहीं था फाइट करने का, तो मैंने सोचा कि फिर फाइट मैं करूं तो कैसे करूं, इंस्ट्रूमेंट क्या है मेरे पास जिससे मैं फाइट कर सकता हूं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एजुकेशन मुझे सबसे सस्ता और नॉन इंटरफेरेंस टेक्निक लगी, जिसमें कोई इंटरफेयर ही नहीं कर सकता, मेरी पढ़ाई में कौन इंटरफेयर कर सकता है। तो जब मैं 24 घंटा चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ, 1 घंटा चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं पढ़ सकता हूँ। लेकिन मेरे को लगा कि एजुकेशन इम्प्रेस करती है लोगों को, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी पढ़े लिखे की रिस्पेक्ट करता है। तो फिर ये एक ऐसा मॉडल है जिसको मुझे क्यों नहीं सोचना चाहिए। और शायद मेरा वहीं से मतलब जो एनवायरनमेंट था, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, जो भी कहो, पॉलिटिकल तो नहीं कह सकता, पर इकोनॉमिक सोशल जो एनवायरनमेंट था, उसमें मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। और मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहता था। मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया, मुझे अच्छा लगा। मुझे पहली बार जब फर्स्ट में मैं फर्स्ट आया, तो जो जो नॉर्मल एक फंक्शन होता है स्कूल में ऑनर करने का, पहली बार ही मैं तो हीरो बन गया गांव का। तो मैं एक तरह से लाडला बन गया, मतलब उस अफेक्शनेट बन गया, सब लोग मुझे एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखने लग गए। तो मुझे तो मिल गया जो मुझे चाहिए था। फिर क्या था, फिर तो ये था कि मैं उसको सस्टेन करता ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो मैंने सस्टेन किया। और ये किसी को बोला नहीं, किसी को बताया नहीं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं कि किसी से कुछ नहीं, अपने आप को ही मुझे इम्प्रूव करना था। मुझे किससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब इतना टाइम ही नहीं मेरे पास कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करूं। तो और वो मेरा टेम्परामेंट भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि जो जो सब कर सकते हैं, जहाँ मैं काम करूँगा वहाँ तो फिर मैं, मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। जैन साहब, एक कहा जैसे कहते हैं हम लोग, सुना भी हमने कि अगर दिया जलता है तो पीछे अंधेरा भी रहता है। हाँ, उस रोशनी के पीछे एक छाया भी उसी का एक प्रतिरूप है। बिल्कुल। तो क्या ये जीवन में फर्स्ट आने की जो होड़ रही, जो लालसा रही, उसके क्या बढ़िया प्रभाव रहे, वो तो आपने बताए कि पूरी आसपास के सभी लोगों ने उसका प्रोत्साहन किया और एकदम लाडला बना लिया। बिल्कुल। आज जब इस समय आप पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या आपको कुछ दुष्प्रभाव दिखे कि क्योंकि मैं फर्स्ट आता रहा, शायद लगातार आता रहा, कुछ छूटा, ऐसा कहीं अंतर्मन में लगता है? या कुछ ऐसा लगता है कि शायद कुछ जीवन का ऐसा पहलू था जो शायद मैं फर्स्ट नहीं आता तो सीख पाता, शायद फर्स्ट आके मैंने मिस किया, या कोई और भी दुष्प्रभाव था? हाँ, अगर आपको अब लगता है वो देख के कि ये शायद मैंने मिस किया। मुझे ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं लगा, मुझे लगा ही नहीं वर्चुअली देखा जाए, क्योंकि मैंने क्या किया, जब मैं दिल्ली आ ही गया और एसआरसी से मैंने ज्वाइन कर लिया, तो मैंने एक छोटा ग्रुप बनाया गांव में।
सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन टाइप। और एक एमपी मुझे मिल गए उस टाइम, जो चित्तौड़ से ही थे, बट वो मेरे गांव भी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था, सोमानी जी। उनसे मुझे फैमिली जैसे रिलेशन हो गए, है ना। उनकी बिटिया भी दौलत राम कॉलेज में पढ़ती थी, हमारे घर पे आसपास, हम घर में ही रहती थी और चले देखा था। उनको मैं ले गया और मैं चाहता था मेरा गांव ये हो, नंबर 1 बने, है ना। मैं ही नहीं। उनके जाने से इम्पैक्ट हुआ कि गांव भी उस एरिया में, क्योंकि न्यूज़पेपर में आ गया उनकी इवेंट, उनका विजिट, उनकी बातें। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने गांव से निकल रहा था और एक मिनिस्टर जो रामकिशन वर्मा, जो मेरे क्लासमेट ही थे, वो गांव जा रहे थे। दोपहर का टाइम था, 45 का टेम्परेचर था, और मैं गांव से निकला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो आपके गांव ही आए। मैंने कहा मेरे को क्या करना है, आपके होते हुए पैदल चलना पड़ रहा है, कोई सड़क नहीं, कोई रोड नहीं, कुछ नहीं है। मैंने देखा कि उसके तीसरे दिन बाद तो सड़क ही बन गई, बिजली हो गई, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, हर चीज़ हो गई गांव के अंदर। मतलब गांव मतलब एक तरह से डेवलप हो गया, एक तरह से स्कूल सब हो गए। तो ये इम्पैक्ट पॉजिटिव है। किसी से मैंने कहा नहीं, उस अपने दोस्त से भी नहीं कहा कि ये चीज़ें तुम्हें करनी है। उसके बाद एक मिनिस्टर और बने, ये आजकल वो भी, अभी इस बार भी बन गए हुए एमएलए हैं। मिनिस्टर पिछली बार थे, जिन्होंने रिवर फ्रंट बनाया कोटा का, धारीवाल जी, शांति धारीवाल। उसके फादर भी एमपी थे। तो ऐसा मेरा थोड़ा कनेक्ट तो रहा पॉलिटिशियन से। लेकिन वो जो कनेक्ट था वो सिर्फ गांव के डेवलपमेंट के लिए था, मेरे एकेडमिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं। मेरे एकेडमिक्स का तो इतना बताऊं, जो हमारे ओम बिरला जी आज की तारीख में है, उनकी बिटिया का एडमिशन होना था एसआरसीसी में। वो आए खुद और उन्होंने बताया भी मैं कोटा से आया हूँ, ये मेरी बिटिया है और इसको एडमिशन करना है। तो मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता, मैं तो कर नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, जिस मेरिट से है वो हो नहीं सकता। तो कौन करा सकता है? मैंने कहा अजय जी करा सकते हैं, जिसको जिनके डीसीएम के मालिक हैं, कोटा में ही हैं, या वाइस चांसलर। ये 2 पावरफुल पर्सन है, ये मेरे बॉस हैं, ये कर देंगे, मैं कर दूंगा। वो वीसी के पास गए, वीसी साहब ने कहा कि मैंने मेरे लड़के के 1 नंबर कम था, उनको नहीं किया उन्होंने, तो मैं आपकी क्या रिकमेंड करूं। वो वापस आए कॉलेज, तो उन्होंने कहा, उन्होंने तो ये बोला, मैंने कि ये फैक्ट है, आप चेयरमैन साहब से बात कर लो, अजय जी तो वहीं हैं। तो उन्होंने अजय जी से बात की, उन्होंने अजय जी ने मेरे पास भेज दिया। एक नॉर्मल हमारा प्रोटोकॉल होता था कि जो भी उनके पास रिकमेंडेशन आएगी वो मुझे भेज देते थे, मैं उनको रूल की कॉपी साथ में लगा देता था। ये हो नहीं सकता। अब जब ओम बिरला जी मिलते हैं तो सबसे पहले यही कहता है, आपने मेरी बेटी का एडमिशन किया, पर उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली, सीए कर लिया उन्होंने बाद। तो मैंने कहा जो यहाँ एसआरसी फेल होता है वही सीए करता है, मैं तो ये मान के चलता हूँ। तो ये हमारे सीए की आईसी, भारत के सारे जो सीईओ है उनको संदेश गया है ये, हाँ बड़ा सटल तरीके से। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट, आईसीए के प्रेसिडेंट भी जानते हैं इस बात को। मैं जो वहाँ फेल हो जाता, वो जिनका एडमिशन वहाँ नहीं होता, वहीं आता सीए करने। तो इसलिए मैंने कहा एसआरसी को बीट करना मुश्किल है, और जिस तरह से वो बिल्ड किया गया है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। इज नॉट मियरली अ कॉलेज लाइक एनी अदर 40,000 कॉलेज, 50,000 कॉलेज। उसकी एक एक ईंट में हमारा कहीं ब्लड लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। और उसमें एक एक स्पिरिट है, एक एक फीलिंग है, एक लाइफ है उसके अंदर। वो सिर्फ मेयरली कोई कॉलेज नहीं है ये। जहाँ भी हमने रहा, वहाँ हमने उसको उसकी चीज़ें ही बोले, अपने आप ही बोले लोग। मतलब एक, जैसा आपने बोला भी था कि देखने से ही आपको ऐसी फीलिंग हो जाए कि ओरा बन जाए उसका, ये है। आप वाइस चांसलर को रोक रहे हो, 1 मिनट में उनके बेटे का एडमिशन नहीं किया हमने। और जब उनका नहीं किया तो उन्होंने हमको बुलाया अपने ऑफिस, उन्होंने कहा आप वीसी के बेटे को नहीं कर रहे हो। मैंने कहा आप खुद वाइस चांसलर हो, आप कर दो, मैं तो प्रिंसिपल हूँ, मेरा क्या है, मेरे जैसे 70 प्रिंसिपल घूम रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पास। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप नहीं करोगे। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगा, अपने हाथ से तो मैं नहीं करूँगा, आप कुछ भी कर दो। तो खैर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने दूसरे कॉलेज में हो गया। हाँ इंसिस्ट नहीं हाँ, किया। इंसिस्ट मतलब ये नोज इट कि मैं तो नहीं करने वाला हूँ, मैं इस जन्म में तो कभी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही वहाँ पे कि डॉक्टर जैन, आपने एक वाइस चांसलर के बच्चे को एडमिशन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आज के बाद मेरे मन में
आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट पैदा हो। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज, इससे बड़ी मेरे लिए क्या चीज़ है, एक वाइस चांसलर करा। तो बस इसलिए आ, जो भी मेरा था वो मैंने कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया किसी चीज़। वीसी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, कोई कंप्रोमाइज अपनी ईमानदारी। एक छोटा सा हाँ ब्रेक लेंगे हम सॉरी। इस मोमेंट पे, और ये हमारा यूजुअल ब्रेक होता है जिसमें हम चाय पानी थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स लेते हैं और जुड़ेंगे आपके साथ ब्रेक के बाद। स्वागत है जैन साहब आपका फिर से थैंक यू। हमारे कंटिन्यूड कॉन्वर्सेशन में। मैं भारत हूँ, जहाँ छोड़ा था वहीं से उठाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम एक बहुत एहसास के हिसाब से एक बहुत पवित्र जगह पहुंच गए थे। तो मैं वहाँ थोड़ी देर रुकना चाहूँगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन में कभी दूसरा पैदा नहीं देखा और उस समाज से उठा जहाँ पर उसने डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए, बीइंग इग्नोर्ड वाली फीलिंग कह लीजिए, तो ये मन बनाया कि अगर सोशल अपलिफ्टमेंट होना है, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट होना है, और सबसे बड़ा जो आप कहते हैं आपकी भाषा में कि आइडेंटिटी अपलिफ्टमेंट होना है, तो शिक्षा से बढ़िया ना कोई साथी है। तो शिक्षा ने जो सारथी का, कृष्ण का आपके जीवन में बिल्कुल काम किया और आप उस रथ पे अग्रसर रहे, पर इसी जीवन ने आपको एक परचम पे पहुंचाया जहां एक उपलब्धि ने दूसरी उपलब्धि के द्वार खोले। जैसा आप कहते हैं कि आप अमेरिका भी गए बिल्कुल। और फिर उसके बाद पर्सर, वार्डन, प्रिंसिपल तक। पर जब आप इन सीढ़ियों को चढ़ रहे थे तो आपके जीवन को बाकी पहलुओं ने भी छुआ। छोटी बातें हैं, रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन, या आप मेरा काम करवा दीजिए। अक्सर कोई आदमी किसी पद पे रहता है तो ऐसी काफी चीजें उसके ऊपर आती हैं। बिल्कुल बट इन सब को जब आपने याद किया तो थोड़ी सी आपकी आंखें नम हुई। बिल्कुल। हमारे श्रोता और हम भी उत्सुक हैं और साथ हैं आपके इस जर्नी में, कि वो सहिष्णुता जो आपने अपने ही आप से महसूस की, वो क्या भावना है? उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि मैंने उनको मना किया, वो तो मेरा धर्म था। उस धर्म को मैंने जिया भी पिछले 16 साल में जब मैं स्टूडेंट था, क्योंकि मेरे को किसी ने फेवर तो किया नहीं। तो मुझे क्या होता, मुझे पता ही नहीं फेवर होता क्या है, फेवर क्यों मांगा जाता है, फेवर मांगने की ज़रूरत क्या है, आपसे मेहनत नहीं होती क्या। सिंपल सी बात है, ये मेरा फोकस है, मुझे उससे कोई रिग्रेट नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन टाइम की अपनी लिमिटेशन, इसलिए वो मैंने एक इंसिडेंस बताया। मुझे नम होने का ये रीज़न नहीं है कि मैंने उनका काम नहीं किया। नम होने का रीज़न ये है कि देखिए, आज भी इस दुनिया में अच्छी चीज़ की वैल्यू करने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले इंसान बैठा हुआ है। आप में दम चाहिए कि आप अपनी वैल्यूज़ पर स्टिक है ना। लोग ये कहते हैं, अरे ये इसका काम तो करना है, उसका तो, ये तो मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये है, फलाना ढिमका, वटेवर। ये मेरी कन्विक्शन है आज भी कि टीचर का कोई रिस्पेक्ट कम नहीं हुआ है। वो टीचर तो हो पहले, वो गुरु तो हो, वो गुरु तो हो, आज भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको हज़ारों एग्जांपल दे सकता हूँ इस पूरे पिछले 30 साल 40 साल की एक्सपीरियंस में, जहाँ कोई टीचर का रिस्पेक्ट कम नहीं हुआ है। मोस्ट ट्रस्टेड मैन इन द कंट्री, इवन प्राइम मिनिस्टर ट्रस्ट यू। एनी मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर में इसलिए चला गया कि बीच के लोग आप कितनी लाइन लगा लो, यदि 20 आदमी खड़ा कर दो कि पीसी जन को खड़ा कर दो कि, तो दे विल ट्रस्ट पीसी जन मोर देन एनीबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड। ये क्या कम है आपके पास? और आप ऐसे ही घूम रहे हैं बिना सिक्योरिटी के।
फिर भी लोग आप पे इतनी ट्रस्ट करते हैं। लोग घर पे आपके आके आपको बात करते हैं, टेलीफोन पे करते हैं। यू आर ऑलवेज अवेलेबल, कभी नहीं कहता आई एम बिजी। इट मीन्स यदि आपके मन में जो आपने अचीव किया है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो अच्छी चीज़ है और वो सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। और ये ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये बहुत मैटर करती है। मैं आपको और एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि सेंट स्टीफन कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उनकी लड़की की शादी थी। तो रिसेप्शन में हम गए तो वीसी साहब मेरे पीछे थे, दिनेश सिंह जी जो वीसी थे। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप आगे हो जाइए, मेरे को तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो प्रिंसिपल हूँ, आप तो मेरे वाइस चांसलर हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं सर। मैंने उनको आगे कर दिया। जैसे हम पहुँचे तो प्रिंसिपल स्टीफन भी खड़े थे। दिनेश सिंह जी उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सेंट स्टीफन के कॉलेज के स्टूडेंट हैं और प्रिंसिपल के स्टूडेंट रहे। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, कहते हैं सर इस पूरी यूनिवर्सिटी में मैं यदि किसी को रेस्पेक्ट करता हूँ डॉक्टर पीसी जैन को करता हूँ, आपको भी नहीं करता। वो ये कहना चाह रहे हैं इससे बड़ी क्या अचीवमेंट है, इससे बड़ा आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए, पब्लिकली कह रहे हैं सबके सामने। वही प्रिंसिपल एक दिन मुझे बुलाते हैं अदरवाइज इससे अलग फंक्शन में, मतलब ऑफिस में, कि डॉक्टर जैन हमारा वो सेंटेनरी ईयर होने वाला है और मुझे पता है कि आपने यू मैंने ह्यूज मनी फॉर योर कॉलेज फ्रॉम योर एलुमनी। मैंने भी एक प्रोसेस शुरू किया है पैसा कमाने का, मतलब इकट्ठा करने का। लेकिन सच बताऊं, मेरे को सिर्फ 500 रुपये मिले हैं। इतना नाम है सेंट स्टीफन कॉलेज का, इतनी एलुमनी है, इतनी स्ट्रांग एलुमनी है। आफ्टर व्हाट इज दैट सीक्रेट? तो कहने का मतलब बहुत ऐसे एक्सपीरियंस है लाइफ में जो एस्टेब्लिश करते हैं कि वैल्यू सिस्टम बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। इतना मैटर करता है कि आप 1000 बुक लिख दो अपने बारे में या 1000 लेक्चर दे दो मोटिवेशन के, कोई मैटर ही नहीं करता। आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका वैल्यू सिस्टम बहुत पे करता, बहुत, और बहुत सेटिस्फाइंग होता है क्योंकि उसकी तो कोई प्राइस ही नहीं है ना। आपने अपने वैल्यू सिस्टम को, एंड इट्स आई कैन सी इट, जितना करेक्ट वैल्यू सिस्टम है जिसको आपके पियर्स ने सबने रिकग्नाइज किया, ऑनर किया, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम कुछ बात करते जिसमें मुझे लगा कि आप वो वैल्यू सिस्टम बना कहाँ से, उस पद्धति को आप अपने एजुकेशन में लेके आए। व्हेन यू आई थिंक टर्न प्रिंसिपल, आप एक किस्सा बता रहे थे, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है ऑफ हाउ एजुकेटर्स कैन अप्रोच एजुकेशन। एजुकेशन हमने बिजनेस बना रखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एजुकेशन बची कहाँ है? एजुकेशन नहीं बची। एजुकेशन का मतलब था, मैंने बताया था आपको कि एजुकेशन उस पेड़ की तरह है जो सिर्फ फल देता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता। जिसकी एक्सपेक्टेशन हो गई टीचर की भी, इसका मतलब वो कमर्शियल है, वो बिजनेस है। और बिजनेस का और एजुकेशन का कोई रिश्ता ही नहीं है, दूर दूर का, कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। इसलिए आप कितने लोगों का भला कर सकते हो लाइफ में, उतना ही आपका एरिया बढ़ जाएगा, उतना ही आपका एरिया बढ़ जाएगा। एजुकेशन का कोई एरिया भी नहीं है। एक राजा की इज्जत उसकी राज्य में होती है, लेकिन एक शिक्षक की वैल्यू का कोई लिमिट नहीं दुनिया के अंदर। दुनिया के किसी भी कॉलेज में, मतलब कोने में उसकी रिस्पेक्ट है। आप सोचो, जिस चीज़ की इतनी रिस्पेक्ट है, वो वैल्यूज क्यों नहीं आ रही है टीचिंग में, वो एजुकेशन में क्यों नहीं आ रही है, वो लोगों में क्यों नहीं आ रही है? कि आप तो सारे दुनिया के लिए हो, आप किसी स्टेट से, कोई राज्य से, नेशन से, कि आपकी बाउंड्री नहीं है। ये उसको अपनी इम्पोर्टेंस ही पता नहीं है टीचर को। मुझे लगता है हमारे कहीं एजुकेशन में क्या है वो आपके हिसाब से, क्या हुआ? वो ये हो गया कि जो हमारी एजुकेशन होगी बहुत मैकेनिकल मेथड। जैसे आजकल मैं बहुत क्रिटिकल हूँ इस पॉइंट पर कि
क्या होता है, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें लाखों बच्चे अपेयर होते हैं, फिर आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मैं इसका डेढ़ गेस्ट हूँ, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है, आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि इसके 4 आंसर में से एक आंसर सही है, 3 गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक स्टूडेंट में सोचने के लिए उसको कहा स्टॉप, ये मेरी राइट है, मैं सोचूंगा, आपको नहीं सोचना है, करेक्ट। बस इन 4 में से टिक कर दे, इसको रट ले। तो वो रट के आएगा, इसका मतलब होगा कि आपने जो एजुकेशन का पर्पस था सोचने का बच्चे का, उसको रोक दिया। और आप कहते हो मैंने रिजल्ट आधे घंटे में निकाल दिया, तो भाई किसका रिजल्ट निकाल दिया? एजुकेशन का रिजल्ट थोड़ी निकाला है आपने। आपने बकवास का, यदि आपके 4 आंसर में एक आंसर आपका भी गलत है, चारों ही गलत है, कभी कभी आपने देखा होगा कि चारों आंसर ही गलत होते हैं, इसका मतलब आपको ही सबसे बड़े आप ही है, सब लॉर्ड है, आपको ही सारा ज्ञान है दुनिया का। उस बच्चे को सोचने दीजिए, उसको हो सकता है 5वां आंसर सही हो, 6ठा आंसर सही हो, 7वां आंसर सही हो, तो एक्सप्लोर तो वो करे ना। आपने उसकी एक्सप्लोरेशन बंद कर दी है। और आप कह रहे हो हमारी एजुकेशन, हम क्या 15-20 लाख बच्चों का रिजल्ट आधे घंटे में निकाल देते हैं। भाई क्या निकाल रहे हो आप? बेवकूफ़ बना रहे हो पब्लिक को। लेकिन ठीक है, पब्लिक भी ऐसी है, तो इट सूट्स एवरीबडी। मतलब हम एजुकेशन नहीं, साक्षरता का स्तर बढ़ा रहे हैं। साक्षरता का नहीं, हमने एक कमिटमेंट किया हुआ है कि बाय 2030 हमारा वो होता है लिटरेसी, ग्रोस एनरोलमेंट, जी, जीईआर, GER ग्रॉस 50% होना चाहिए, जी, ठीक है। हम पढ़े या ना पढ़े, लेकिन सबको एक डिग्री देते हैं बाय 2030, ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम ये कह सकें कि हमारे देश में 50% ग्रेजुएटेड। इसलिए ऑनलाइन कोर्सेज, फलाने कोर्सेज, सब कोर्स। एजुकेशन का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ माइंड, और कल्टीवेशन ऑफ माइंड जब तक टीचर स्टूडेंट मिलेगा नहीं, कल्टीवेशन कहाँ से होगी? एक खेत जिसमें फावड़े नहीं चलेंगे, हल नहीं चलेगा, उसकी कल्टीवेशन नहीं होगी, तो बीज जो डालोगे वो उगेगा ही नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो कल्टीवेशन ही नहीं है स्टूडेंट की। आपने उसको एक इन्फॉर्मेशन भेज दी किसी भी तरीके से, किसी मोड से, उसने उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक 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 टिक, उसको लिखना नहीं आता आधा पेज। उसके बाद ऐसी एजुकेशन से हम क्या ले लेंगे, क्या अचीव कर लेंगे? अब हम कह रहे हैं, हम देखिए कितने स्मार्ट है, कि कुछ यूनिवर्सिटीज को हम रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कुछ को टीचिंग यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो वो तो बननी ही है, क्योंकि आपके सारे बच्चे इंटेलिजेंट है नहीं, गधे गधे पैदा कर दिए आपने सारे। तो वो टीचिंग के नाम पे चलो, हर एक के पास ग्रेजुएट हो गया, हर एक के पास डिग्री हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, और वो जो रिसर्च वाला थोड़ा बहुत जो असली ब्रेन है, वो रिसर्च यूनिवर्सिटी में काम आएंगे। तो लेकिन पब्लिक को ये पता नहीं, पब्लिक समझ रही कि हाँ ये दिस गुड मॉडल, बट ये ठीक थॉट नहीं है। जैन साहब, इतने सालों तक आप शिक्षा से इतने पास से जुड़े रहे हैं, और आपने देखी भी है शिक्षा का एम्पावरमेंट वाला भी आपने वो देखा है एंगल। और जैसा आप कह रहे हैं कि आज की जो मॉडर्न एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, कितना दूर हम शिक्षा के धर्म से हो गए हैं। और इसी सवाल से मैं ये भी जानना चाहता हूँ, शिक्षक का धर्म, विद्यार्थी का धर्म, और क्या शिक्षा का धर्म होना चाहिए, आप क्या देखते हैं? मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को समझा सकता हूँ। महाभारत में एक सिचुएशन है कि गुरु द्रोणाचार्य हैं शायद, जिनके अर्जुन वगैरह शिष्य हैं, और उनका बेटा भी था अश्वत्थामा, सेम क्लास में। जब सेशन का एंड हुआ और सबकी शिक्षा कंप्लीट हुई, तो ब्रह्मास्त्र का एक अवार्ड देना था टॉप, जिसको हर यूनिवर्सिटी देती है आजकल। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को देना था, बिकॉज ही वॉज द बेस्ट उनके असेसमेंट के हिसाब से। लेकिन उसका बेटा कहता है कि मैं भी तो इक्वली क्वालिफाइड हूँ, ब्रह्मास्त्र मुझे भी मिलना चाहिए। शुरू में थोड़ा रहा, लेकिन बाद में वो अवार्ड दोनों को दे दिया, अर्जुन को भी दे दिया और अश्वत्थामा को भी दे दिया। जब उनसे पूछा गया
कि आप अर्जुन को क्यों देना चाहते थे जब दोनों कॉम्पिटेंट हैं, इक्वल हैं, और अपने बेटे को आप क्यों नहीं देना चाहते? उन्होंने कहा कि अर्जुन का कॉम्पिटेंस के साथ, स्किल के साथ वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, और अश्वत्थामा का जो वैल्यू सिस्टम है बहुत खराब। और यही कारण है कि महाभारत के लास्ट के 5-10 डेज में जो बदमाशी हुई वो अश्वत्थामा ने की। ठीक है, हम कितने अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ बना दे बिजनेस में, लेकिन उनका वैल्यू सिस्टम वीक होगा तो अच्छी से अच्छी पुलिया गिर जाएगी, अच्छे से अच्छा आदमी मर जाएगा जो अच्छा होने वाला था, क्योंकि उस आदमी में वैल्यूज ही नहीं है, सिर्फ स्किल स्किल है। और आज की तारीख में जो गवर्नमेंट कह रही है स्किल डेवलपमेंट करो, स्किल डेवलपमेंट करो, स्किल की मिनिस्ट्री बना दी। अब वैल्यू की मिनिस्ट्री बनाइए ना, दुनिया बदल जाएगा, हिंदुस्तान बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये क्या लोग तैयार कर रहे हो जिनका कोई ईमान धर्म ही नहीं है? सिर्फ स्किल, सिर्फ स्किल, सब स्किल। स्किल ठीक है, लेकिन स्किल विदाउट वैल्यूज इज मोस्ट डेंजरस। Beautiful thoughts. And Yeah. beautiful example. Thank you. आई डोंट नो। इस माध्यम से अगर ये बात पहुंचे, सभी के पास पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं संदेश है विद्यार्थियों को भी कि शिक्षा के साथ अपने वैल्यू प्रणाली पे भी ध्यान दें, और भारत सरकार अगर मिनिस्ट्री ऑफ वैल्यूज पे सोच विचार करे तो बहुत कमाल होगा। पर क्या कर सकते हैं सर? सॉल्यूशन आपने ये तो बनाया कि टीचर्स, कांटेक्ट, फोकस, बहुत बेसिक लेवल पे अगर हमें इस रूप का करना है, या कोई टीचर देख रहा है जो आपसे ये सीख के कहते हैं कम से कम मैं तो अप्लाई करूं, तो सब्जेक्ट वो कुछ भी पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, सोशल साइंस पढ़ा रहा है, ऑल साइंस, कुछ भी पढ़ा रहा हो, हाउ कैन ए टीचर कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ their students? Do you think they are allowed, teachers are contributing anything in this system when there is a MCQ type examination? The whole system is teacher driven. Teachers training. Learning is missing in the entire education system. सिर्फ teaching, teachers timetable, teachers classroom, teachers this. Teachers are valueless. They are doing all wrong things in the system. Vice chancellors are suspended. I am appointing X as a vice chancellor, and tomorrow I am setting a committee for his wrongdoings. In 1 year, you are declaring an university A++. Or next year, you are setting a committee for irregularities in administration and financial matters. What is your mechanism? Yeah, what basis did you? Therefore, I am saying that the value system is missing even for those who are appointing vice chancellors. To whom they are appointing, and not 1, 2, 3, 4, hundreds. ये तो चक्रव्यूह के बराबर है। चक्रव्यूह इतना बुरा चक्रव्यूह है कि अच्छे लोग तो बेचारे साइडलाइन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली सिस्टम में। एंड इज ओपन सीक्रेट कि वाइस चांसलर बनने के लिए पैसा देते हैं, और पैसा देते तो फिर कमाते भी होंगे, फिर कमाते होंगे तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए पैसा भी। सो यू कैन इमेजिन वेयर वी हैव रीच्ड when we cannot have the head of the institution with strong values. You can imagine what he or she will filter at the different levels of the organization. सर मैं चाहता हूँ आप जब प्रिंसिपल अपॉइंट हुए थे, जो आप स्टोरी बता रहे थे, हाँ, वो एग्जाम्पल है, हाँ, आप वो रिपीट करें हमारे लिए। हाँ, मतलब as soon as become the principal, तो मेरा जो थॉट है कि इंस्टीट्यूशन बच्चे के लिए रन करनी है, करेक्ट, उसके लिए बनी है, मेरे लिए थोड़ी बनी है ना। तो उसके लिए कैसे प्रूव हो कि लिए उसके लिए बनी है? तो मैंने उनसे कहा ऑडिटोरियम में बुला के कि भाई मुझे एक राइटअप लिखे 1 पेज का, सब स्टूडेंट को। ओके, हाँ, SRCC ऑफ माई ड्रीम्स। आप किस लिए आए हो? आपका क्या सपना है? आप क्या सपना लेकर SRCC में घुसे हो? आप क्या सपना पूरा करना चाहते हो, और मुझसे क्या चाहते हो? मैं कैसे हेल्प करूँ आपकी कि आपके सपने पूरे हों, और आपको ये विश्वास हो जाए कि मेरा प्रिंसिपल हमारे सपने पूरे करने में इज ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, बच्चों ने लिखा,
मैंने उनको अवार्ड भी किया जो बेस्ट राइटअप थे। बिलीव मी, उतना अच्छा सपना तो मेरे टीचर नहीं लिख सकता मेरे एसआरसीसी के बारे में, क्योंकि वो तो कभी सपना देखते ही नहीं है अपने बच्चों के लिए, तो वो कहाँ से लिखेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिसके लिए संस्था है उसके लिए आप कितना कर रहे हो वो मैटर करता है, क्योंकि वो लोग बाहर जाएंगे, वो लोग वैल्यू सिस्टम के साथ जाएंगे और वो सेटिस्फाई होंगे कि उनके सपने पूरे हो रहे हैं। मेरा ऐसा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा था जो फिजिकली चैलेंज था। सेल जो कंपनी है वो प्लेसमेंट के लिए आई थी। उसके पेरेंट्स मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि सर सेल आई हुई है और दिल्ली में ही अपॉइंटमेंट होना है और मेरे बच्चे का आप कहेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, मैंने कसम खा रखी थी कि मैं किसी भी बच्चे के लिए प्लेसमेंट के लिए किसी भी रिक्रूटर को नहीं बोलूँगा। और देयर आर मेनी रिक्रूटर्स हु हैव बीन माय स्टूडेंट्स आल्सो। मैंने आज तक रिकॉर्ड है किसी भी स्टूडेंट को प्लेसमेंट के लिए मैंने कभी अप्रोच नहीं किया, कभी नहीं अप्रोच किया। कि मेरा स्टूडेंट इसलिए थोड़ी है कि वो मेरा काम करेगा बाद में, वो करे अपनी मर्जी से करे। वो पेरेंट्स मुझसे झगड़ गए। मैंने कहा देखो मैं नहीं कह सकता, रिक्रूटर था, मैंने किसी को कहा भी नहीं नहीं ये हैंडीकैप है सर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दिल्ली में ही है, दिल्ली का बच्चा, मैं भी दिल्ली का था। अब मैंने सोचा इसका कोई सॉल्यूशन तो मुझे निकालना, तो मैंने कहा कि आप बच्चे को बुलाओ। तो उन्होंने अपने बच्चे को बुला लिया। बच्चे से मैंने कहा कि भाई आपके पापा कह रहे हैं कि मुझे आपके लिए जो सेल कंपनी है वे रिक्रूटर, उनसे आपके जॉब के हाँ जॉब के लिए बोलना है और इनका ये सोच है कि यदि मैं कहूँगा तो वो कर ही दे। ये उन्होंने कहा सर आप मेरे पापा की बात मत मानिए, आप वो करिए जो आपका मन करता है। मैं वैसे ही फिजिकली चैलेंज हूँ, ठीक है, अब मैं मेंटली भी चैलेंज हो जाऊंगा क्योंकि मैं किसी की रिकमेंडेशन से मुझे ये जॉब मिली है, तो आप प्लीज इसको मत करिए। उसके फादर के सामने बोला। मैं हेवन में पहुंच गया 2 मिनट के अंदर। ये क्या है, ये मेरा बच्चा है, इसको मैं अपना बच्चा मानता हूँ, इसकी ये वैल्यू सिस्टम है जो अपने फादर के सामने कह रहा है कि आप सर रिकमेंड मत करिए और जो होगा होगा। एक बार तो मैं वैसे ही हैंडीकैप हूँ, फिर डबल हैंडीकैप। सारी जिंदगी में सोचूंगा मेरे प्रिंसिपल की वजह से मैं हूँ यहाँ, नहीं तो मेरी आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। ये जो वैल्यू सिस्टम है, दीज मैटर्स, ये स्प्रेड होता है ऑटोमेटिकली सोसाइटी में। We'll हाँ hold on to this thought, sir, हाँ क्योंकि टेक्निकल ब्रेक लेने की हाँ श्योर श्योर। फिर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हाँ हाँ, और फिर मिलते हैं बिल्कुल सर। ब्रेक के बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चा होना एक संयोग है, ठीक है, आप उससे ज्यादा उस पर अधिकार मत जमाइए, हम्म, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। हम्म, वो एक सृष्टि में ऐसा एक सिस्टम है कि वो चीज आपके थ्रू आनी है, तो आप उस पर क्यों अपना अधिकार जमा रहे हो। हम्म, यदि इसका नाम दूसरे पर्सपेक्टिव से आप रखते हैं कि ये आपकी बेटी नहीं है, इस पूरी सृष्टि की बेटी है, आप देखो उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता, उसकी सोच, उसकी पढ़ाई, उसकी ग्रूमिंग, उसकी नर्चरिंग, उसकी हर चीज बदल जाती है। लेकिन जब तक आप ये सोचोगे कि ये मेरी बेटी है, मैं, तो वो आपने अपने आप तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसका। वंडरफुल। तो आपने उसको खत्म कर दिया, उसका करियर खत्म कर दिया, उसकी जिंदगी खत्म कर दी, उसकी पढ़ाई लिखाई खत्म कर दी। आप हर चीज अपने हिसाब से सोचोगे। अब ये यही एक सोच का फर्क है। कुछ लोग सारी दुनिया के लिए काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने ही लिए काम करते हैं, और कभी कभी इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि जिसके साथ उनकी जिंदगी बनती है उसके भी नहीं निभा पाते हैं। तो ये हमें, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारी पर्सनल, ये हमें नहीं भी मिलती। ऊपर वाले का यदि ऐसा मेहरबानी होती है, जो भी सृष्टि का जो भी नियम है, कॉस्मिक जो भी है, तो नहीं होती तो नहीं होती, हम क्या करते हैं। लेकिन यदि हुई है तो एक माध्यम था, हम्म, उससे आगे सोचना, उसकी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करना है, हम्म। ये है मेन पॉइंट। नहीं नहीं, ये काफी डीप है और मुझे लगता है अक्सर ये हम पुराने नए किसी भी जनरेशन के माँ बाप ये शायद इतनी गहराई से नहीं समझ पाते। तो सॉरी आई क्लैप। सॉरी नहीं सर प्लीज। ये रोलिंग है, ये सब कंटेंट का पार्ट है। सर हम किस पॉइंट पे थे, आप याद दिलाना चाहते हैं या मैं थोड़ा सा जैन साहब शिक्षा की प्रणाली के
थोड़ा इर्द गिर्द और घूमना चाहूंगा, वैल्यू सिस्टम की बात हो रही है। क्योंकि शिक्षा की प्रणाली से जो एक बहुत बेहतरीन विचार निकला आपका, कि शिक्षा अपने आप में ही डेस्टिनेशन नहीं है, अगर वो वैल्यू सिस्टम से डिवाइड है या क्षीण है, वैल्यू सिस्टम नहीं है, तो शिक्षा का आपको पाकर भी प्रभाव पूरा नहीं मिलेगा। अभी जो समाज चल रहा है, जिस तरीके की डिस्ट्रैक्शंस, जिस तरीके के अर्ली एक्सपोजर्स, या जिस तरीके के, आप अच्छे बुरे जैसा भी माना चाहें, आजकल एक नया वर्ड निकला है जेन अल्फा। पहले मिलेनियल्स था, फिर जेनजी आया, अब जेन अल्फा आ गए हैं, जो पैदा ही हुए हैं इंटरनेट एज में, जिनके मन में सवाल होता है उससे पहले गूगल जवाब दे देते हैं, और होमवर्क उनका ओपन एआई कर लेता है, चैट जीपीटी। मन में सोचो 8 मिनट के अंदर घंटी पे जाके सामान भी दे जाते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम। मैं इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ। आज का बच्चा वैल्यूज को कैसे समझे और वो वैल्यूज को सीख करने के लिए उसकी खोज में कहाँ जाए? माँ बाप के पास, अपने शिक्षक के पास, या अपने अंतर्मन में, और समाज की तरफ से या आपकी तरफ से आप क्या सोचते हैं कि इसका उत्तरदायित्व किसका है? किस प्रकार बांटे कि आने वाले जो नस्लें हैं, जो आज के बच्चे हैं, वो वैल्यूज समझ भी पाए कि ये क्या होती है और उनको ग्रहण भी कर पाए? ये कैसे होगा? देखिए, एक होते हैं पेरेंट्स जिनके थ्रू बच्चा होता है, वो या तो बहुत मेच्योर हो, लेकिन पेरेंट्स समझदार नहीं होता, इमोशनल होता है, तो अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं बच्चों। दुनिया में टीचर एक ऐसी चीज है जिसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे बच्चे को, मतलब मेरे स्टूडेंट को, यदि 20 करोड़ का पैकेज मिल जाए तो मुझे क्या मिलना है, तब भी मैं उसको प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा, सबके सामने पब्लिकली बताऊंगा कि ये मेरा स्टूडेंट है, देखो 20 करोड़ की इसको पैकेज मिला। इतना प्लेजर तो उसके बाप को नहीं होता है ना, जितना एक टीचर को होता। टीचर का उसमें कोई स्वार्थ भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चों की पैकेज होती है कॉमर्स कॉलेज में, वो तो 40 साल की नौकरी के बाद एक प्रिंसिपल को भी नहीं मिलती, फिर भी वो सेलिब्रेट करता है, पब्लिकली सेलिब्रेट करता है, रिकॉर्ड में लाता है, अपने डैशबोर्ड पे लिखता है या कहीं भी उसको दिखाता है। इतना तो बाप भी नहीं करता, और इतने बच्चों के लिए लिखता है। तो टीचर का तो बहुत ज़बरदस्त रोल है इसमें। तो कोई कोई टीचर हमारा वो टीचर ही नहीं रहा, वो गुरु ही नहीं रहा, और वैल्यू सिस्टम नहीं रहा, तो इसलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में। लेकिन मैं आपको इसको दूसरी तरह से कहता हूँ कि हम डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और जजेस बढ़े, पुलिस स्टेशन बढ़े। These are the sign of sickness of a society from my perspective. I agree. अब पुलिस क्यों ज़्यादा चाहते हो? इसका मतलब क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वैल्यू सिस्टम इज नॉट देयर इन द एजुकेशन, है ना। तो यदि हमारे जितने पुलिस स्टेशन, जितनी जेल्स मान लो एजुकेशन में कन्वर्ट हो जाए, एजुकेशन सेंटर बन जाए, तो समझो कि हमारी सोसाइटी से क्राइम ही खत्म हो गए। फिर हम कहते हैं कि 8 सुप्रीम कोर्ट जज थे, 34 चाहिए, पेंडिंग चल रही है, 20 और जज बना दो। दिस मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, और उसके नाम से धंधा चल रहा है हमारा। कोई जज बन रहा है, कुछ एडवोकेट बन रहा है, कुछ पुलिस में आईपीएस बन रहे हैं। इनकी जरूरत क्या है सोसाइटी के लिए? ये उस सोसाइटी में जरूरत है जो क्रिमिनल सोसाइटी है। तो हम चूंकि सोसाइटी में क्रिमिनल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैल्यू सिस्टम हमारा डिक्लाइन हो गया है, इसलिए हमारी डिमांड होती है और एडवोकेट, और पुलिस स्टेशन, और आईपीएस ऑफिसर, और सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस। मैं समझता हूँ, मेरी एक असेसमेंट है, इसको कोई डीपली सोचे कि दिस इज द साइन ऑफ सिकनेस ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, Absolutely. ऐसा मेरा सोच है।
आई मे बी रॉन्ग। आई एग्री सर, हाँ। सिंप्लिसिटी से आपने समझाया है कि हम उन प्रोफेशंस में चाह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ जो साइंस सिर्फ दिखेगा है। हाँ, और क्या। सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर हमें किसी तरीके से क्या एजुकेशन सिस्टम को, आपने तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा वैसे मैं एजुकेशन के बारे में एक बात और बता देता हूँ। है। एजुकेशन का मतलब ही वैल्यूज है। करेक्ट, स्किल का मतलब तो ट्रेनिंग है। उसी पे मुझे ड्राइवर थोड़ी पैदा करना है। ड्राइवर पैदा कर दो, आप ट्रेनिंग दे दो, वो अगले दिन ड्राइवर बन जाएगा। एक सर्टिफिकेट आपने दे दिया हाथ में, वो अपनी गाड़ी चला लेगा। करेक्ट। लेकिन एक्सीडेंट मारेगा वो। बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल। वो क्यों हो रहा है? उस आदमी में वैल्यू नहीं है, उसका पैसा इतना है, अकड़ इतनी, इतना घमंड है उसके पास। उसको किसी ने बताया नहीं भैया, गाड़ी चलाने का मतलब जो जो पेवमेंट पे सो रहा है उसका ध्यान रखना हमारी पहली प्रायोरिटी है। बट नो। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन का मतलब ही वैल्यूज है। स्किल ट्रांसफरेबल है, शॉर्ट लिव्ड है। एजुकेशन शॉर्ट लिव्ड नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है। इफ आई एम ऑनेस्ट, मैं अपनी ऑनेस्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। सो और अब हम सस्टेनेबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं? उन चीज़ों की सस्टेनेबिलिटी बात कर रहे हैं जो खत्म हो रही है डेली, ऑब्सोलीट हो रही है फास्टर। जो चीज़ सस्टेनेबल है ही नहीं, उसको हम क्यों सस्टेन कर रहे हैं? हमें सस्टेन उनको करना है जो वैल्यू सिस्टम में एक बार घुस गई दिमाग में कि मुझे ऑनेस्ट रहना है, तो मैं वो सस्टेनेबल, वो हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव करेगी। लेकिन हम एनवायरनमेंट फलाना, अरे कौन सा एनवायरनमेंट? हर घर में तो आप एसी ठोक रहे हो, और आप कह रहे हो कि मैं एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पे बड़ी बड़ी सेमिनार कर रहा हूँ। उस सेमिनार में आपने कितना पोल्यूशन क्रिएट कर दिया होगा। तो मुझे लगता है कि हम सब फ्रॉड काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सिंस वी एंजॉय ऑल फ्रॉड्स, देयरफॉर वी आर डूइंग इट। तो आपने तो इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, हाँ। ये इकोनॉमिक इंजन है इस चीज का कारण कि हमें इकोनॉमिक इंजन को फ्यूल करना है। हमने पूरा मेजर ऑफ डूइंग वेल बना दिया है। कितनी संख्या आपके बैंक अकाउंट में आती है और आपकी जेब में जाती है। अब दूसरी तरह समझिए सर, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मोस्टली एमसीडी हो, पुलिस हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर एक ये सोचता है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। तो करप्शन, जो सेवक हैं, वो आपके ऐसे सेवक है जो करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं। आम पब्लिक पैदाइशी करप्ट थोड़ी थी। हु मेड देम करप्ट? योर सिस्टम मेड देम करप्ट। सिस्टम इज योर पीपल, जिसको आप सैलरी देते हो, जिसकी आप पेंशन देते हो, जिसको आप सारी बेनिफिट देते हो, उस आदमी को सस्पेंड क्यों नहीं कर देते, टर्मिनेट क्यों नहीं कर देते, यदि वो करप्ट है तो, या करप्शन फैला रहा है तो? हर जगह करप्शन है, हर जगह करप्शन है। और स्पेशली गवर्नमेंट सर्विसेज से ज़्यादा करप्शन है। बिकॉज आदमी एश्योर्ड है, उसको क्या, मुझे सैलरी तो मिलनी है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ न कुछ करूँ। उसने सोसाइटी को करप्ट कर दिया, बिजनेसमैन को करप्ट कर दिया, आम आदमी को करप्ट कर दिया, हर एक को करप्ट कर दिया। वो जानता है कि यार बिना पैसे दिए मेरा काम हो नहीं सकता, मैं इसी को करूँ। यही कल्चर है। ये सब एजुकेशन के फेल्योर है। मैं मानता हूँ ये एजुकेशन के फेल्योर है, कि एजुकेशन को हमने ट्रेनिंग बना दिया कि इसको मैथमेटिक्स आ जाना चाहिए, इसको चैट जीपीटी आ जाना चाहिए, इसको फलाना। चैट जीपीटी क्या है? 1000 बच्चा आंसर क्वेश्चन लिखेगा तो उसका आंसर तो एक सेम ही आएगा। तो ये कौन सी एजुकेशन है? दिस नॉट इन एजुकेशन। और फिर उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जितना भी गूगल का आंसर है, या जितना भी चैट जीपीटी से आंसर आता है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी, वो एक इन्फॉर्मेशन है। हाँ। जो आपके पास आ रही है, सोच तो वो कोई एजुकेशन थोड़ी है, उसमें कोई डिबेट डिस्कशन थोड़ी हुआ। एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? यदि 1000 स्टूडेंट बैठा हुआ है और सिर्फ वो एक ही सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि आपने उसको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दे रखा है कि भाई ए इसका आंसर है, तो 1 लाख बच्चा ए पे टिक मार रहा है। ये एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन 1 लाख बच्चा एक ही तरीके से सोच सकता है। आपने उसका सोचना ही बंद कर दिया। दिस इज हाउ यू आर किलिंग द एजुकेशन। सर फंडामेंटली तो हम समझ गए प्रॉब्लम हाँ। है, और आपने आपने शायद कील लाते हुए खूब दिए, वाह। सोसाइटी लेवल पे भी, प्रॉब्लम लेवल पे भी, डीके लेवल पे भी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अगर हमें बहुत सिंपलिस्टिक स्टेप देना है हम्म। इस बदलाव का, कि कोई अगर सुनता हो आप
सिस्टम में पद पे सुनता होगा यार ये तो हम कर सकते हैं, हम्म, ये ऐसी चीज है जिससे शुरू करते हैं, शायद बदलाव आए। अगर आप ऐसा कोई एक दो चीज अगर आपको लगता है, क्योंकि आपने इस पे गहन विचार किए, क्लियरली इट मैटर्स टू यू, आपके जहन से आपकी रूह से आ रही है ये बात, तो सिंपलिस्टिकली सबसे बेस लेवल पे क्या ऐसी चीज है जो कर पाए? कल गवर्नमेंट साफ बोलते कि फुटपाथ मैंने पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। यदि किसी का दुकान सामान कुछ और मिलेगा तो उठा के फेंक दूंगा, 1 घंटा भी टॉलरेट नहीं होगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, पब्लिक सब उठा लेगी अगले दिन सुबह तक, गारंटी से बता रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट के वो जानती, गवर्नमेंट करप्ट है, जो आदमी आएगा उसको 10-20 रुपये देगा, अपना चला लूंगा मैं काम। तो ये सिंपल सी बात, जब आपने फुटपाथ एज ए रूल पब्लिक के लिए बनाया है, फिर सारे सामान उस पर क्यों अलाउ कर रखा है आपने? सड़क इतनी चौड़ी है और इतनी सी बना दी सड़क को, और आपकी आंखों के सामने पब्लिक परेशान है सुबह शाम तक, एंड यू आर स्टिल एंजॉइंग। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट यू आर रनिंग? क्या गवर्नेंस है आपकी ये? तो आपको कह रहा आ, है कायदे को समझना और इम्प्लीमेंट करना। ऐसा सॉल्यूशन सबके पास है। आदमी ऊपर से नीचे तक करप्ट है, तो फिर सॉल्यूशन कौन निकाले? किस, कौन सोचे? अमन, इसको मैं एक थोड़े हाँ, दूसरे पहलू से, इसको दूसरे जो तक कनेक्ट सर कर। ने कहा है, हाँ दूसरे पहलू से मैं कनेक्ट करता हूँ, हाँ, क्योंकि बहुत गहरी बात है हाँ और गहरी भी है और ये बहुत फैली हुई है। ये केवल शिक्षा प्रणाली पे ही इनकी टिप्पणी नहीं थी, इनकी टिप्पणी ब्यूरोक्रेसी, सोसाइटी, पूरा जो वर्ल्ड फिनोमिनन है, और उसी में एक ही धुर्री चल रही है जिसको हमारी कॉर्पोरेट भाषा, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में 20 साल बताए हैं तो मैं समझ गया हूँ प्रॉब्लम को। तो कॉर्पोरेट भाषा में एक, सर आपने सुना ही है, कहते हैं केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वो 2 या 3 चीजें हैं जिसमें आपको आंका जाएगा। बचपन में बच्चा पैदा होता है तो उसे आंका जाता है उसके नंबरों से, तो फर्स्ट आ जाता है। जब आंका जिस पैमाने पे जाएगा और उसमें वो फर्स्ट आ सकता है, तो उसको रिइंफोर्समेंट मिलता है और वो आगे आगे बढ़ता है। यही चीज जब आप काम करते हैं, तो आपके अगर बिजनेस में है या कॉर्पोरेट में है, तो आपके सेल्स टारगेट, प्रॉफिट लॉस, केपीआईज होते हैं। सवाल केपीआई का है, और केपीआई समाज के, केपीआई परिवार के, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और इसी के साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉर्थ स्टार मैट्रिक, कि वो ध्रुव तारा क्या है जिसकी तरफ जाना है। जैसा ये कहते हैं, चलिए ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, अच्छा काम करेंगे तो 1 सितारा, दूसरा अच्छा काम करेंगे 2 सितारे, 3 सितारे, पर उन सितारों को पाने के लिए आपने किन मीन्स का इस्तेमाल किया, उसका कोई पैमाना नहीं है नापने का, तो वैल्यूज इनएविटेबली कॉम्प्रोमाइज हो गए। नहीं 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 नहीं, पैमाना है। एक मैं आता हूं, पैमाना है, करेक्ट। पैमाना है, हम जानते हैं कि भाई वैल्यूज मेजर हो सकती हैं, बट वो मेजरेबिलिटी को किसी ने इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। जैसा आप कहते हैं कि भाई वही आदमी मोटरसाइकिल को फुटपाथ पे चला के भी अपने ऑफिस पहुंच सकता है, बट उसकी अटेंडेंस, क्योंकि वो 9 बजे से पहले आए, तो टिक होगी। एक्चुअली एब्सेंट मार्क करना चाहिए, क्योंकि वो फुटपाथ पे डाली। कहीं ना कहीं वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हुई, इसकी शायद मेजरेबिलिटी मे बी बाय डिजाइन। जैसे मैं सोशल मीडिया के वर्ल्ड को भी देखता हूँ, आज सारी दुनिया भाग रही है कितने लाइक्स, कितने फॉलोअर्स, कितने सब्सक्राइबर्स। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिसमें ऑनेस्टी के नंबर मिले और जाना जाए कि ये इस गांव का सबसे ऑनेस्ट आदमी है, इसके 10 केस रजिस्टर हुए ऑनेस्टी के, या ये आ, एक बच्चा है जिसने बहुत ज्यादा उदारता दिखाई है, इसके 10 केसेस रजिस्टर हैं, तो वो 10 वैल्यूज पे अगर हर गांव का बच्चा, हर शहर का बच्चा, हर नागरिक, हर प्रोफेशनल, हर ब्यूरोक्रेट, हर मिनिस्टर, हर माँ है, बाप, उन वैल्यूज पे अगर प्लेटफॉर्म पे आए और उसकी रेटिंग ऊबर की तरह दिखे, तो वैल्यू सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए तो कुछ शायद मुझे ऐसा आया कि इस प्रकार से कुछ सोचना पड़ेगा। जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप वैल्यूज क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? उसको मीन्स, बात सही है, वही मैं सर के साथ जा रहा था, उसको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा कि इसके वो भी सर्टिफिकेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे है। लाना पड़ेगा। ये कोई
इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। हम सब जान रहे हैं, हमारा बच्चा होता है, हम चाहते हैं ये सच बोले, है ना? बड़े लाइटर मोड में हम कहते हैं सच बोले, हम थोड़ी चाहते हैं बच्चा हमारा झूठ बोले। बोले जा रहा है वो, स्पीड से बढ़ रहा है, हम टॉलरेट कर रहे हैं, हमारी कोई मजबूरी होगी, कुछ तो होगा। तो हम ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, हमें सब पता है और हम क्या चाहते हैं ये भी हमें पता है। लेकिन हम इतना, हमारा विल पावर इतना वीक हो गया, हमारा वैल्यू सिस्टम इतना वीक हो गया, आज हम अपने बच्चे से कहने में डरते हैं कि बेटा तुम ये गलत, ये स्मोकिंग क्यों कर रहे हो? कहता है मैं मंगलवार को तो छोड़ रहा हूँ, बाकी दिन तो कर रहा हूँ। अब ये मजाक सा बना रखा है। पेरेंट्स खुद वैल्यू वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बहुत वीक हैं, बहुत वीक हैं। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती अगली अगली जनरेशन को, जिसको वो अपनी जनरेशन क्लेम करते हैं, जिनमें अपना भविष्य देखते हैं, उनसे उनकी हिम्मत नहीं होती कहने की। तो इसका मतलब ये कि टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम सर, हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत कमज़ोर है। और ये सच है कि रिवार्ड में वैल्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है। सब फ्रॉड का अवार्ड मिलते हैं जितने मिल रहे हैं, किसी न किसी सब मैनेज्ड होता है, हर कोई बोलता है, हर कोई समझता है। तो जब हमारा ओरिएंटेशन ही उधर है, मतलब कौन ये कहता है कि टीचर्स अवेलेबल नहीं स्कूल में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज पावरफुल होते हैं तो वो कहता है हमारे जज तो रखो, 34 की 34 फुल है इस टाइम, एक भी कम नहीं है इस टाइम। तो मतलब पावर सेंटर्स बन गए गलत कामों के लिए, और अच्छे कामों के लिए बैकग्राउंड में चलेगी चीज़ें। तो हम क्यों सोचते हैं कि हमको अच्छा काम करेंगे या अच्छा काम होगा या हम बेटर होंगे? हम हो ही नहीं सकते हैं, काम ही सारे गलत कर रहे हैं। मतलब उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो सिकनेस ऑफ सोसाइटी, सिकनेस ऑफ आवर माइंड को मतलब प्रेडिक्ट कर रही है। और लेकिन सबका काम बढ़ रहा है उसमें, वकीलों का भी काम बढ़ रहा है, पुलिस का भी बढ़ रहा है, जेल्स का भी बढ़ रहा है, और हमसे मैनेज भी नहीं हो रही है, फिर भी हम जेलें चला रहे हैं, आदमी उसमें भर रहे हैं जानवरों की तरह, तो भी चला रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? ये कौन सी गवर्नेंस है? क्या जरूरत है इतने चौथे सुप्रीम कोर्ट के जजों की? या इसको 40 कर दो, 80 कर दो, 100 कर दो, 1000 जेल और बना दो, जिससे क्या सोसाइटी इंप्रूव हो जाएगी, इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन चूंकि प्रेशर ग्रुप्स हैं ये, तो करा लेते हैं अपने काम बैठ के वहाँ, और क्या। ये इशू ये है। फिर भी आप सोचो सर इस पहलू पे अब मैं थोड़ा सा एक अलग टर्न हाँ, लेना अलग चाहता हूँ। ट्रांसफर काफी और ये टर्न enough। आप थोड़ा, अब हम आपके पीसी जैन साहब हम्म, जो प्रोफेशनली हम्म, जो आपका जीवन रहा, अब हम उससे दूर जाना चाहते हैं। ठीक है। हम भूलना चाहते हैं उन पीसी जैन साहब को जो एक अध्यापक रहे, जो शिक्षक रहे। और आप कोशिश कीजिएगा हमारे साथ हम्म, कि आप अपने उस रूप को थोड़े समय के लिए अ, छोड़ आराम पे रख दें। हाँ, ठीक है। उनको बोलिए कि थोड़ा सा आराम करें बिल्कुल। और एक बहुत निजी पहलू पे चलते हैं। ये वह व्यक्ति है जो एक पिता भी है, बेटा भी है, पति भी है, किसी का दोस्त भी है। इस व्यक्ति का जीवन आज जब देखते हैं, इस समय क्या महसूस होता है निजी जीवन के बारे में? ये सच है कि ये जो आपने रिलेशन बताया है, ये सारे रिलेशन हैं। कोई बेटा भी है, कोई पोता भी है, कोई ब्रदर भी है, कोई सब कुछ है। यदि मुझसे ईमानदारी से पूछो तो मैंने नॉइंगली कभी किसी को अपने ऊपर डिपेंड होने के लिए कभी तैयार नहीं किया, और न मैं इसमें बिलीव करता। मैं फिर मानता हूँ कि ये सब संयोग है, कि ये मेरे फादर है, ये मेरी मदर है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे चाचा है, मेरे ताऊ, 20 रिलेशन है। ये क्यों नहीं अपने पैरों पे खड़े हो? इसलिए मैंने फोकस किया है, चाहे मेरे ब्रदर हो, चाहे मेरे सिस्टर हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे बच्चे हो,
सब इंडिपेंडेंट हो, डिटैचमेंट के साथ, और अपनी स्ट्रेंथ पे ग्रो करें, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। और मैं आज कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं। लेकिन ये कोई हर फादर कह सकता है, मैं भी कह सकता हूँ कि दे आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर, वेरी कमिटेड। तो उनमें वैल्यू सिस्टम भी उतनी स्ट्रांग है जितना वो अपना प्रोफेशनल लाइन में है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल दीज थिंग्स, कि मेरे ब्रदर भी उस तरह से हैं, बच्चे भी उस तरह से हैं, और कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अदरवाइज सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। तो जो मेरा मॉडल है वो ये है कि आ, हर पौधे को उतनी स्पेस मिले ग्रोथ के लिए, चाहे वो बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे सड़क छाप हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोस का हो। इसमें क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो, अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल हो। और उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि दो टुडे आई एम द एल्डेस्ट मैन इन द होल फैमिली, जहाँ करीब ऑलमोस्ट 53% हैं। सारे लोग एक बारात ही है पूरी ऑलमोस्ट, है ना। बट कोई मुझे चिपकता हुआ नज़र नहीं आता कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, अच्छा आए हो तो इससे बोल दो, अच्छा आए हो तो उससे बोल दो, ऐसा कोई 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 मुझसे कहता भी नहीं है ना। और ना मेरा कोई वो मन में है कि मैं भाई मैं क्यों कहूँ, आप खुद कॉम्पिटेंट है यार, मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, आप मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, आपको किसने रोक रखा है। ये एक मेरी फीलिंग होती है, और उस फीलिंग को मैंने जिया है, देखा है, आज भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। इसलिए मैं आज भी अकेला रहता हूँ, अपने बच्चों के साथ नहीं रहता हूँ। क्योंकि जब तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ इंडिपेंडेंटली, क्योंकि मैं 8-10 घंटे पढ़ सकता हूँ, कोई इंटरफेरेंस नहीं मेरे पढ़ने में, मैं बिना पढ़े सो नहीं सकता। तो जब मैं अच्छा मैं खुद अपने सारे काम करता हूँ, है ना, तो जब मैं खुद कर सकता हूँ, तो मैं बेकार में हरे का क्यों टाइम थोड़ा बहुत किल करूँ, इमोशनली ब्लैकमेल करूँ उनको, यार मेरा ये क्यों, वाई। देश के 140 करोड़ लोग, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हर आदमी को इस लायक बना दे देश कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, और जितनी उसमें पोटेंशियल है उसकी वो अपॉर्चुनिटी का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा भारत होना चाहिए। बहुत मुश्किल है इस लाइफ पे चल पाना। नहीं कोई मुश्किल नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ बाकियों के लिए, एंड यू आर नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा जैसे कॉलेज में मेरे जो चपड़ा जो जो पहला दिन था मेरा ज्वाइन करने का एज अ प्रिंसिपल, गर्मी में टेम्परेचर था 45। मेरे जो गार्डन में काम कर रहे थे माली, मैंने बुलाया, 12 बजे का टाइम था, मैंने उनको पहली बार कोल्ड ड्रिंक सर्व की। वो बात ऐसी स्प्रेड हो गई कॉलेज में कि एक माली को प्रिंसिपल अपने कमरे में बुला के और कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, जो मैं खुद नहीं पीता। ठीक है, उनको लगा मेरा प्रिंसिपल तो वो तो मेरे, मैं तो इक्वली हो गया ना उनके। यू विल नॉट बिलीव, एसआरसीसी के अंदर चपरासी पीएन जो अटेंडेंट होता है, वो भी सेंट्रल एयर कंडीशन रूम में बैठता है। और जब मेरे वाइस चांसलर ने मुझसे कहा, मेरे वाइस चांसलर की पूरी टीम ने मुझसे कहा कि भाई मैं आपका कॉलेज विजिट करना चाहता हूँ, मैंने कर ली, मैं पूरा कॉलेज घुमा दिया, अपने ऑफिस में नहीं ले गया। तो उन्होंने कहा कि हम कमेटी रूम में, मैंने कहा चाय पियेंगे, उन्होंने कहा नहीं हम तो आपके रूम में बैठेंगे। मैंने कहा साहब मेरा रूम बैठने लायक नहीं है। तो मेरे ऑफिस की प्रायोरिटी लिस्ट है, मुझे क्या प्रिंसिपल को कहीं बिठा दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब आप एक फीलिंग दे दो कि इस हर व्यक्ति को कि मेरा कॉलेज का प्रिंसिपल मेरी सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है, तो बात ही खत्म है ना। मैं खुद मूव करता था स्टाफ रूम में, और मुझे ऐसे बातों में पता लग जाता था इनकी टोटी ठीक नहीं है, उनका टॉयलेट ठीक नहीं है, उनका फलाना ठीक नहीं है, तो मैं केयर टेकर को तो कर दो। अब मैं इनसे एप्लीकेशन लिखवाता, फिर फॉरवर्ड करता, फिर 4 जगह पहुंचाता, करना तो मुझे ही था। आई एम जस्ट किलिंग माई टाइम एंड देयर टाइम ऑल्सो। तो ये अप्रोच की बात, एक सोच की बात है, ये आपने सबको बराबर कर दिया। सर ब्रेक लेना एक पड़ेगा, सारे आ गए। सॉरी। हाँ छोटा सा ब्रेक हाँ लेते हैं, हाँ और हम यहीं पर जुड़े हुए हैं, और फिर वापस आते हैं ब्रेक के बाद। हाँ ठीक है, धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए, आपके लिए भी और हमारे श्रोताओं के लिए भी, हाँ कि आप भी हमारे साथ ही हैं अभी, हाँ और हम सब मिलकर सब साथ हैं। बिल्कुल। जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरुआत हाँ करते हैं, और मैं एक और कोशिश करना चाहता हूँ। हाँ मैं थोड़ा शिक्षा से दूर जाना चाहता हूँ,
मैं थोड़ा प्रोफेशन से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, आदत, काम एक आदत है। जिस काम को आप जितने साल करें, ये उतनी गहरी आदत लगेगी, उसकी उतनी छाप रहेगी। कोशिश करते हैं कि उस आदत और उस छाप से बाहर पल भर के लिए थोड़ा दूर रहे, अपने आप को एकदम निवृत्त कर लें हाँ, कुछ पलों के लिए। और मैं जाना चाहता हूँ भावनाओं की तरफ। मैंने शायद वैल्यूज और मूल्यों को भी थोड़ा रेस्ट पे कर दिया है। प्यार, साथ, एहसास और सहारा, ये चार ही मैंने दोस्त पकड़े हैं अभी इस वार्तालाप के लिए। हम्म, इन चारों शब्दों का आपके लिए क्या मायने हैं और आपको कैसा महसूस होता है जब इनको आप गहराई से सोचते हैं? आपका अंतर्मन क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, मन क्या कहता है इन चारों के बारे में? प्यार और प्यार, एहसास, 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 फीलिंग होती है। हाँ, साथ साथ, और सहारा। फर्क ये रहेगा साथ और सहारा में कि साथ जो है वो बना रहेगा, सहारा आता जाता रहता आता है। जाता रहेगा, ठीक बात। तो कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी चीजें, कुछ भी हो सकता है, मानविक या अ, आध्यात्मिक, जिस भी मैं अपने जैसा आप सोचें। एक्सपीरियंस से ही कह सकता हूँ जी जो जी, भी है। प्यार से शुरुआत करते हैं, हाँ, प्यार से धीरे धीरे शुरुआत। आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, प्यार जो चीज़ है वो बिजनेस नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसने इतना किया मेरे को इतना करना चाहिए, तो आप प्यार में नहीं है, आप प्योर बिजनेस में हैं। और यदि आप प्यार से बाहर निकल के बिजनेस में आ गए तो फिर वो प्यार प्यार नहीं रहा। ठीक है, तो आज के ज़माने में प्यार बिजनेस है। कोई रियल मतलब एक दूसरे के बारे में फीलिंग ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, दूसरे के दुख अप्स एंड डाउन के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि ये इसके डाउन है तो इसकी किस्मत है, मैं क्यों इसमें पड़ो बेकार, मेरा क्या इससे लेना देना। इतना सेल्फिश हो जाना, इतना मतलबी हो जाना, ये दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमारे खुद के लिए भी प्रॉब्लम। हम आइसोलेट होते जाते हैं, हम अकेले पड़ते जाते हैं। दुनिया इतनी सुंदर है, उसको हम छोड़ते जाते हैं कि हमारा मतलब का नहीं है, हमारा मतलब का नहीं है, हमारा मतलब का नहीं है, या ये हमें प्यार नहीं करता, ये ज़्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है। इसी मैथमेटिक्स में उलझ गए। मैथमेटिक्स लाइफ नहीं है, मैथमेटिक्स लाइफ नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं, केमिस्ट्री लाइफ है। तो मुझे लगता है कि जो भी कर्म हम करें या जो भी काम करें, वो तो निष्पक्ष, निष्पक्ष क्या बल्कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना मैथमेटिक्स के, तो वो रिलेशन ड्यूरेबल होंगे, सस्टेनेबल होंगे, और उनमें एहसास भी होगा, उसमें प्यार भी होगा, उसमें एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस भी होगी। और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ ये होगी कि हमें एब्जॉर्बिंग पावर जो होती है ना, एक जैसे गाड़ी में एब्जॉर्बिंग पावर होते हैं तो झटके कम लगते हैं गाड़ी में। तो यदि हमारे पास एब्जॉर्बिंग पावर है, मतलब सुख दुख को हम टॉलरेट कर सकते हैं दूसरे का, तो हम सुखी रहेंगे, बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, जैसे गाड़ी स्मूथ चलती है। और जिस गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर पोर होते या नहीं होते हैं, वो तो आप जानते हो कि उसके बैठने के बाद हमारी हालत क्या होती है। कमर तोड़। हाँ, कमर तोड़ देती है, तो हम रिश्ते में रह के भी कमर टूटे जैसा लगेंगे अदरवाइज, ऐसा मैं सोचता हूँ। हाल ही के समय में आपको अंदर मन में हम्म, क्या एहसास हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है अभी हाल ही के दिनों में? हाल ही के दिनों में, हाल ही के दिनों में, क्योंकि मैं 75 क्रॉस कर चुका हूँ अपनी एज की, तो मैंने सोचा कि अब ये दुनियादारी भी छोड़ें, क्योंकि जो काम मैं दूसरों के कहने से करता हूँ, ठीक है ना, एज अ प्रिंसिपल होंगे तो नेचुरली मैं दूसरों के कहने से काम करूँगा। अब मैंने ये सोचा हुआ कि मैं वो काम करूँगा जो मेरे मन के क्लोज है, ठीक है। और आजकल मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, बस बहुत टफ काम है। और ये काम मैं कर रहा हूँ फरवरी से, और ये मई का महीना आ गया, शायद 1 महीना और मुझे लगेगा।
लेकिन मैंने सोचा कि ये काम जिसने किया है, जिसने सोचा है, वो कर सकता था, मैं क्यों नहीं कर सकता? मतलब मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ, अपनी विल पावर को टेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैं अच्छा काम सोचता हूँ, जो करना चाहिए मुझे, क्या मैं इस डर से कि यार छोड़ो ना, अभी इस उम्र में क्या करना है, ख़त्म हो गया अब, इससे क्या मिलना-जुलना है। लेकिन नहीं, मैंने अपने बच्चों को भी कह रखा है, पूरी फैमिली को कह रखा है, भई इस काम में मैं जुटा हुआ हूँ और इस काम को मैं करके रहूँगा, कम व्हाट में। और मैं 70-80% तक पहुँच गया हूँ। ये मेरा टारगेट है कि मई तक मैं इसको कम, फिर मैं अपने आप को ये टेस्ट कर रहा हूँ कि यस, जो मैं सोच सकता हूँ आज भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं कुछ और आगे बढ़ूँगा। ऐसा आजकल मेरा काम चल रहा है। आप वो काम की स्पेसिफिकेशन बताना से आप हेजिटेट कर रहे हैं, वो आप शायद बाद में वो बताना। पर्सनल लेवल की चीज़ है जिसको मैं कर रहा हूँ। परफेक्ट, हाँ, मत बताइए। ठीक है ऑनर। वैसे मैं बता भी सकता हूँ, एक भक्त अमर श्रोत है जेन्स में, हम्म वो संस्कृत में है, बहुत टफ है। हम्म मैं उसको कंठस्थ याद कर रहा हूँ। अरे वाह। हाँ, वो पूरे जैसे होता है ना, आपने आगे वो बताए अपने ऋग्वेद है, ऐसे एक जैन धर्म में भक्तामर श्रोत है, बहुत, हाँ, और बहुत टफ है, एक एक वर्ड क्लिस्ट है, पूरी संस्कृत में है, लेकिन मैंने कसम खा रखी है मैं इसको कंठस्थ करूँगा। अब मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी, मतलब बहुत कुछ कर लिया मैंने उसमें। जैन साहब, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हर आदमी को तीन चीजें, हम्म, तीन ही हैं उसके पास। एक उसका मन, हम्म, मस्तिष्क, हम्म। और ये शरीर तो पार्थिव है, नहीं है, मैं क्या कहूँ, पेरिशेबल है। हम्म, तो हम लोग तो एक मीडियम है, हम्म। अ, जिसमें एक कोई आत्मा आती है। तो कई लोग कहते हैं इसीलिए ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल, क्योंकि आपके यहाँ कोई अतिथि आया है और वो फिर कुछ समय बाद चला जाएगा। उसकी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेद में लिखा हुआ है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, वैसे वो संस्कृत में है। आई possess द बॉडी बट आई एम नॉट द बॉडी, आई possess द माइंड बट आई एम नॉट द माइंड, आई possess द इंटेलेक्ट बट आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम प्योर ल्यूमिनस कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो शरीर है, जो मेरी 5 सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, ये मेरे लिए एंटेना है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। कूड़ा करकट जितना दुनिया भर का है वो हमें मिल, जिससे आजकल हम बहुत खुश हैं कि हमने इतनी इन्फॉर्मेशन मिल ली, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल ली। ये सब डीके होता है, खत्म होता है, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है, सोल, जिसको प्योर कॉन्शियसनेस कहता है, वो मरती नहीं। ठीक है, यदि हमें कुछ बहुत अच्छा करना है जिंदगी में, तो ये सारे सेंसेस को हमें बंद कर देना चाहिए। स्टॉप लिसनिंग एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी मत सुनो। इसलिए इंडिया में ध्यान दिया है स्टिलनेस ऑफ माइंड। वेस्टर्न की तरह नहीं है, वो जो डिबेट करके कुछ अच्छी चीज़ें निकलेगी, डिबेट से कोई अच्छी चीज़ नहीं निकलती, कितनी मीटिंग कर लें हम। स्टिलनेस ऑफ माइंड, जब हम बैठ जाएंगे शांति से, हमारी सारी जो हमारी सेंसेस काम करना बंद कर देगी, डिसफंक्शनल हो जाएगी, तो एक आत्मा से आवाज़ आएगी, वो जो है वो प्योर होती है, वो प्योर होती है, वो प्योर होती है। तो हमारी संस्कृति, हमारी लेगेसी हमको ये बता चुकी है कि ज़्यादा भड़बड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा बकवास सुनने से भी कोई, ये गंध है। अब जैसे जैसे हमने अपने दिमाग को डस्टबिन बना रखा है, इसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो, ये भी सुन लो, वो भी सुन लो, क्या है, वो सब बकवास बोल रहा है। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाओ जो कि प्योर है। और हम एक नॉर्मल पार्लेंस में भी कहते हैं कि भैया अब तुमने सबकी सुन ली ना, तेरी आत्मा क्या वो बता। इसका मतलब आज भी हम ये जानते हैं कि हमारी आत्मा जो इमॉर्टल है, यूनिवर्सल है, उसकी बात हमें सुनना चाहिए। ये तभी सुन सकते हैं उस आत्मा की जब ये सारी बकवास पहले हम बंद कर लें, हमारी ये सारे जो एंटेनाज लग रहे हैं इसको डिसफंक्शनल कर लें। ऐसा मैं बहुत बेहतरीन। अमन, सोचता
आपका इस पे क्या विचार रहेगा? मेरा ये विचार है कि सर मैं एक नाटक कर रहा हूँ 4 साल से, हाँ उसमें मैं काफी सीखा हूँ, काफी पहुंचा हूँ, और उसमें एक बच्चे की जर्नी है जो रियलाइजेशन पाता है ना, वो बच्चा प्लेयर। मुझे लगता था मुझे नाटक समझ आ गया है, कर रहे हैं। उसमें एक लाइन थी, आज आपने मेरे को उसका मीनिंग हंसने में नहीं आया, उसमें लाइन आपने वही बोला, मैंने सबकी सुन ली, किंतु अब मैं मन किसी। हम्म। थैंक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट ये सच है। सर, समझ में आ जाती हाँ है। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। जिस दिन देखिए जितने भी किताबें लिखी है लोगों ने, जो मतलब यूनिवर्सल फैक्ट्स है, उन्होंने कोई किताबें थोड़ी पढ़ी थी, वहाँ को गूगल थोड़ी हो रहा था, कोई उनको ग्रामर भी नहीं आती थी, उन्हें कुछ नहीं आता, उनकी आत्मा ने जो बोला वही बन गया, है ना। इसका मतलब है कि हमारी जो हेरिटेज है, जो हमारे लेगेसी है, वो बहुत रिच है। और चतुर्वेदी जी या त्रिवेदी जी का नाम रखा है, ये गलत नहीं रखा है, ये गलत नहीं रखा है। इतनी रिच है, इतनी रिच है हमारी पुरानी जो जो आ, कि हम पढ़ें तो हमें समझ में आ जाएगी, है ना, कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास है वो ऑथेंटिक नहीं है ना, कॉपी है, कट पेस्ट कर रहे हैं लाइफ को, है ना, लाइफ ही कट पेस्ट बना दी है। लेकिन जिस दिन आपका विचार अपनी आत्मा से निकलेगा, वो आपका ऑथेंटिक होगा, वो आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। ये जितनी किताबें पढ़ पढ़ के हम बोलते हैं ये हमारी कोई आइडेंटिटी, फिर तो वही कहेंगे हम कोटलर ने ये बोला, फलाने ने बोला, ड्रकर ने ये बोला, तो फिर हमारा क्या है भाई, हम क्या बोलना चाहते हैं। तो जिस दिन इन सब से आपका पीछा छूट जाएगा, नोबडी के आप बोलेंगे, बस वो फिर हर्ष बोलेगा या नहीं, या बोले अमन बोलेंगे या अनुराग अनुराग बोलेंगे, समथिंग लाइक दैट। वो दिन जिस दिन आएगा, दुनिया अलग ही सुंदर हो जाएगी, इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी कि विल रियली एंजॉय। एक अंतिम सवाल, हाँ श्योर। और आप आराम से सोच के इसका जवाब दे हाँ सकते हैं। ये अंतिम सवाल है हमारा। एक शब्द या एक लाइन हम्म। ऐसा समझे कि इस पूरे संसार को ये आपका आखिरी संदेश है, वो शब्द या वो लाइन क्या है? वो शब्द है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज से आपको अच्छे बुरे का डिस्टिंक्शन करने का मौका मिलता है। ज्ञान के अभाव में हम सारे गलत काम करते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, तो इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैं फिर भी अंतिम ये कहूँगा कि अच्छे गुरु की तलाश नहीं, हमें अच्छे गुरु क्रिएट करना है, जो अच्छा ज्ञान दे सके, और ऐसा ज्ञान दे सके जिसमें सबका भला हो। सिर्फ वो ज्ञान खुद के लिए नहीं हो, खुद के आसपास के लोगों के लिए ना हो, सारी मानवता के लिए हो, क्योंकि मानवता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ना कोई धर्म है, ना कोई पंथ है, कुछ भी नहीं है। मानवता का भला करना, मानव का भला कैसे होगा, उसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है, और ज्ञान से बड़ी दुनिया में मुझे कोई चीज़ लगती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तहे दिल से धन्यवाद जैन साहब। हमने आपका धन्यवाद। नहीं और नहीं हम बिल्कुल आभारी हैं नहीं नहीं प्लीज, आपके। और ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपने समय नहीं, हमें आपने अपना जिस बेबाकी से मन खोला, दिल खोला, और अपनी जगह में हमें रहने का मौका भी दिया, मन की जगह में, अंतर्मन की जगह में। नहीं, पर आपने मुझे मौका दिया। वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, बहुत बहुत रिजर्व हूँ, बहुत कम टाइम मेरे सोशल लाइफ। यदि आप मुझसे ये पूछो कि दिल्ली में मेरा एक दोस्त भी होगा, एक भी दोस्त नहीं है जिससे मैं रेगुलर मिलता हूँ, जबकि मुझे 50 साल हो गए दिल्ली में रहते रहते, है ना। तो आई एम ए टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। लेकिन आई एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ कि किसका भला कब कैसे कर दूं मैं, या मेरे जाते जाते हो जाए, या संयोग से हो जाए, या बातचीत से हो जाए, इसी पे ध्यान रहता है। कोई किससे न लेना है न देना है, ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है। तो उस हिसाब से मैं काफ़ी कंटेंटेड हूँ अपने हिसाब से।
न कोई बच्चों से, न कोई रिश्तेदार से, न कोई XYZ से मेरा कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। मैं ये भी चाहता हूँ उनकी भी कोई किससे एक्सपेक्टेशन ना हो। अच्छा है, अपना ज्ञान बढ़ा। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, हम आभारी हैं। और हमारी एक सिग्नेचर स्टाइल है कि हम ऐसे अलविदा नहीं कहते, थोड़ा सा एक हमारा ट्रिब्यूट है अपने तरीके से। और अब जैसे भारत में तो बड़े बड़े कवि लेखक रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी, तो हमने कहा कि अब देखिए उनसे इंस्पिरेशन ही ले सकते हैं हम। बिल्कुल, तो हमने कुछ हर्षवर्धन त्रिवेदी उप्पल स्टाइल में कुछ लिखा है। गुड। क्योंकि बच्चन, हरिवंश राय बच्चन तो नहीं हो सकते, लेकिन हर्षवर्धन त्रिवेदी बच्चन हो सकता है। तो उसी को एक्चुअली मद्देनजर सच रखते हुए, पूछो तो आपको हरिवंशराज बच्चन होने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग हर्ष को हर्ष रहना है, अमन को अमन रहना है, बिल्कुल। अनुराग को अनुराग ही रहना है। तो अर्ज है, हाँ, और ये आपके लिए कुछ पंक्तियां हमारी तरफ से। गुरुपथ। गुरुपथ एक अग्निपथ, वो जो शून्य में दीप जला दे, शब्दों से जीवन सजा दे, जो मौन में भी मंत्र रचे, वो है गुरु, वो है मार्गदर्शक। उनका हर कदम एक पथ था, संघर्षों का, संस्कारों का। वो चले अकेले पर जगा दी पूरी की पीढ़ी की विचारधारा। न ताकत की चाह, न तमके की आस, उनका समर्पण ही था उनका विश्वास। जहां पुस्तकें थमी थीं, वहां से वो चरित्र गढ़ते थे। अर्थशास्त्र के पाठों में नहीं, जीवन में व्याकरण बसाते थे। चलो बनाओ अग्निपथ, उन्होंने नहीं कहा, पर उनकी आंखों में हर छात्र ने देखा कि ज्ञान भी तप है, और शिक्षक होना यज्ञ की अग्नि में स्वयं को आहुति देना है। आज अब हम भारत की बात करते हैं, हम उनके जैसे गुरुओं को याद करते हैं, जिन्होंने बिना शोर, बिना प्रचार सभ्यता का दीप जला दिया। तो चलो एक बार फिर उस चुप्पी को प्रणाम करें, जिसमें पूरी एक शिक्षा नीति, संवेदना की भाषा बोल गई। आपके चरणों में श्रद्धा से गुरुपथ को नमन, अग्निपथ के सच्चे रचनाकार को नमन। हम ही सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए इतनी सी जगह के अंदर कितने कमाल हो सकते हैं। नहीं, बहुत कमाल है। हाँ। जगह की जरूरत ही नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। स्पेस की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास 3 बेडरूम फ्लैट है, मुझे एक कमरे का बेड, मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि मेरे को एक बेडरूम में शिफ्ट कर दो, और ये हटाओ, मुझे क्या करना है, ये जबरदस्ती इनकी मेंटेनेंस कर रहा हूँ, सफाई वफाई नहीं होती है। गंदगी रहती है। जगह की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको इतना अच्छा ब्रेन दे रखा है, इतना दिल दे रखा है, वो 24 घंटा आपके साथ रहता है। जिस दिन वो आपके साथ नहीं है, आप है नहीं दुनिया में। बहुत बढ़िया। नहीं सर, कोशिश करेंगे आत्मा के साथ चले, दिमाग को हम जल्दी रिटायर कर हाँ, देंगे। मैं सोचता हूँ कि आप बाहर की कम सोचें, बाहर के कम सुने, अपनी आप कभी मतलब 5 मिनट अपने लिए बैठे कि आपके अंदर। अभी एक किसी को पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार होता है, इधर उधर किसी लेडी को, उसने कहा है कि मैं उसने लिखा है कि मैं 3 महीने सबसे बात करना बंद कर दिया इस किताब को लिखने से पहले। हाँ, पुलित्जर। हाँ, पुलित्जर प्राइज का, जो लेडी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसने लिखा है मैं 3 महीने तक सबसे बात करना बंद कर दिया, से मैंने अपने आप से बात की, उसके बाद किताब लिख दी। तो मैं कन्विंस हो गया कि जो उसने अपने आप से बात की, अपनी आत्मा से ही बात की, और किससे बात की उसने। सिंपल सी बात। आप सोचो कि उसने जो बोला वही बुक में कन्वर्ट हो गया और वो अवार्ड भी हो गया। वेरी बिग थिंग, एनीथिंग। एनीवे, यानी आपसे बहुत अच्छी बढ़िया। बात रही, अच्छा इंटरेक्शन।